नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया उपन्यास कसब अंतिम भाग। यह भी उल्लेखनीय है कि वह जो एक अल्हड़ सी अनपढ़ सी ठेठ अलमोड़िया सी बेबी थी, बहुत तेजी से एक परिष्कृत युवती मैत्रेयी में बदल गई, जिसके रहन सहन में, बोलने चालने में, पहनने ओढ़ने और सजने संवरने में आभिजात्य के दर्शन हुए। यह नहीं कि वह कुछ अलग ऊंची सी रूखी सी बन गई, नितांत सरस बनी रही। वह हंसी मजाक में सबसे आगे, इतना कि उस हास परिहास में भी अब एक प्रकार की प्रौढ़ता आ गई। हर मंच पर उसका अनौपचारिक अभिजात्य, उसका वाग वैदग्ध और जिन सिम्मस रूप एक दुर्बिनार आकर्षण पैदा करने लगा उसके प्रति। कुमाऊनी समाज से बाहर के आधुनिक नवयुवकों द्वारा उसके प्रति प्रणय निवेदन का क्रम बीए अंतिम वर्ष से शुरू हो गया। वह अपने प्रेमियों को हंसकर अंगुली पकड़कर जगह पर बैठा देने की कला में पारंगत होती चली गई। प्रेम रोम यह क्या पागलपन है, ऐसा कुछ कहना सीख गई उसकी वे बड़ी बड़ी आंखें। कोई कायदे की बात करो ना, बगैर कुछ मांगे पाए मेरी पूजा करते जाओ ना, ऐसा भी भाव कहीं निहित रहा उस दैहिक वक्तव्य में। आयुष्मती मैत्री के विफल प्रेमियों की एक लंबी सूची बनती चली गई है, जिसमें बाल, युवा, वृद्ध, साहित्यकार, संगीतकार, नाटककार, रसिक, विद्वान, राजनीतिक, प्रशासक, उद्योगपति, व्यापारी, सभी तरह के लोग सम्मिलित हैं। समादर की मांग करती है यह सूची, और इसे अप्रकाशनीय ही समझना होगा हमें। कुछ युवकों ने उससे विवाह भी करना चाहा, लेकिन वह उन्हें टालती रही। जहाँ तक उसके अपने समाज का संबंध था, वह विधिवत अस्पृश्या बनी रही विवाह योग्य नव युवकों के लिए। मैत्रेयी ने एमए करने के 1 वर्ष बाद विवाह किया। एक प्रकार से उसने अपनी मरणासन माता को अंतिम क्षण अप्रत्याशित उपहार लाकर दिया, जमाता के रूप में। उसका पति श्याम सुंदर मिश्र आईएएस में आने से पहले कुछ महीने उसे पढ़ा चुका था कॉलेज में। जाति नाम के कारण कई लोग समझते हैं कि मैत्रेयी ने कुमाऊनी समाज से बाहर शादी की है, किंतु लड़का कुमाऊनी ब्राह्मण ही है। डीडी की तरह साधारण घर परिवार का एक मेधावी युवक, विचारों से लोहिया, समाजवादी, साहित्य कला में विशेष रुचि और थोड़ी गति रखने वाला, मैत्रेयी पर पूरी तरह आसक्त, पहरावे, बातचीत और व्यवहार में थोड़ा कर्मठ, नेतानुमा। उसके लिए यह प्रेम विवाह था। मैत्रेयी के लिए कदाचित एक सौदा था सयानों का। धूमधाम से हुआ विवाह, सारा कुनबा जमा हुआ। डीडी की बात किसी ने भी नहीं की, बबली, दिवाली, मुनिया ने भी नहीं, जो तब स्वयं विवाह योग्य हो चुकी थी। इस विवाह के 4 महीने बाद शास्त्रानी जी गुजर गईं। शास्त्री जी बेटी की पीएचडी खत्म होने तक दिल्ली रहे और फिर अपनी योजना अनुसार चले गए बिनसर वानप्रस्थ बिताने। वह 10 साल बाद वहीं मरी। कहते हैं वानप्रस्थ में वह कामायनी का संस्कृत में अनुवाद करने, उमर खयाम को ब्रजभाषा में ढालने और संस्कृत में आधुनिक गल्प लिखने जैसे कई काम करके अंतिम क्षण अपनी कर्मठता किंवा जीवन के उलझुलपन का परिचय देते रहे। शास्त्री जी कहते हैं चाय के अपने शौक अनुष्ठान का स्वरूप दे डाला उस दौर में। बहुत पैसा खर्च करके प्रमुख बागानों की चाय वह मंगवाते थे और अपने अध्ययन कक्ष की लिखने वाली मेज पर रखी बिजली की केतली में पानी उबालते ही रहते और घड़ी देख अलग अलग समय पर अलग अलग बागान की चाय खुद बनाते और पीते। उनकी बहुओं में एक मजाक प्रचलित है, पता नहीं कितने हजार तो बुढ़ा चाय में ही पी गया। एक शाम उन्होंने उदय सिंह को आवाज़ दी कि मुझे उठने में आलस हो रहा है, लंका वाली चाय का डिब्बा दे इधर। उसने पहले गलत डिब्बा दे दिया, चीन वाली चाय का। बूढ़ा आखिर तक पूरा चैतन्य था, कहा यह नहीं वह। सही डिब्बा मिलने पर शास्त्री जी ने चाय बनाई, कुछ लिखने बैठ गए। ठीक 1.25 घंटे बाद उदय सिंह फिर कमरे में आया कि लैंप जला दूँ और लापचू का वक्त हो गया है, इसलिए गिलास धो दूँ। उसने शास्त्री जी को मेज पर फैले कागजों पर से टिकाए मृत पाया। श्रीलंका की पत्तियों से बनी चाय पांडुलिपि पर फैली हुई थी। मैत्रेयी ने कुछ वर्षों तक कॉलेज में पढ़ाया, फिर अपने 2 बच्चों, एक लड़का एक लड़की के लालन पालन और सामाजिक कार्य के हित में नौकरी छोड़ दी। वह विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं में बहुत काम करती रही बराबर, और आज वह साहित्य, कला आदि की अन्यतम संरक्षिका और स्त्रियों तथा निर्धनों के हित कार्य करने वाली नेत्री के रूप में ख्यात है। संसद सदस्य रह चुकी है एक बार। वह सत्तारूढ़ दल से संबद्ध है, किंतु विचारों से थोड़ी वामपंथी समझी जाती है। मैत्रेयी पति श्याम सुंदर सरकारी नौकरी में बराबर उन्नति करते रहे हैं। यह एक संयोग है या शायद उनकी पत्नी के राजनीतिक संपर्कों का चमत्कार कि उन्हें ज़्यादातर ऐसे पद मिलते रहे हैं जिनका कलाओं के सरकारी संरक्षण से कोई संबंध हो। इस प्रकार वह भी कला संरक्षण में अपनी पत्नी के साझेदार रहे हैं। प्रशंसक इस जोड़ी को उत्तर भारत में कलाओं के लिए वरदान स्वरूप मानते हैं। निंदक, जिनमें कई भूतपूर्व और भावी प्रशंसक सदा शामिल रहते हैं, इन दोनों को आतताई राज्य और पूंजीवाद के पैसे से आधुनिकता और वामपंथ का नाटक खेलने वाले समझते हैं। मैत्रेयी श्याम के फ्राडों की सूचियां छापते रहना अन्यतम प्रतिष्ठान विरोधी कार्रवाई समझी जाती है। जिन व्यक्तियों ने समाजवाद और आधुनिकता का नाम लेकर सन 54 के आसपास
पंचवर्षीय आयोजन का क्रम आरंभ किया था। वे एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि तुम्हारी आधुनिकता निर्लज्ज धिंगा मस्ती में कैसे खो गई, और जब खो गई है तब तुम इतने निर्विकार कैसे बैठे हो। किंतु जिस समाज में सब एक दूसरे से बहुत आक्रोश से ही यह प्रश्न कर रहे हो और उनकी धिंगा मस्ती के समानांतर चलती आती इस चीख पुकार से किसी पर कोई प्रभाव न पड़ रहा हो, तो ऐसी जिज्ञासा करना भी फारसी काव्य का ब्रज भाषा में अनुवाद करते रहने से कम उल जुलूल नहीं। मिस्र दंपति का घर समन्वित संस्कृति का, आधुनिक भारतीयता का प्रतीक है। जो भी जाता है प्रभावित होकर लौटता है। भारतीय लोक संस्कृत और आधुनिक कला के इस संगम से प्रशासक और राजनीतिक दोनों ही श्रीमान और श्रीमती मिस्र को अपनी बिरादरी में विशिष्ट मानते हैं। संस्कारहीन भ्रष्टाचार की बाढ़ सी आई हुई है देश में, और उसके मध्य मिस्र दंपति किसी तरह संस्कृत का एक द्वीप बनाए हुए हैं। मिश्रा जी का लड़का भारतीय, उसके बाद की लड़की अंग्रेज। यहाँ भी समन्वय हुआ परमेश्वर की कृपा से। कई वर्ष हुए इंडिया टुडे में अपने आलोचकों को उत्तर देते हुए श्रीमती मैत्रेयी मिश्रा ने कहा था, जी हाँ, मैं शास्त्रियों की बेटी हूँ। यह मेरे लिए कोई विशेष गर्व का विषय नहीं है, किंतु आलोचकों को प्रसन्न करने के लिए मैं इसे अपने लिए शर्म की बात मानने को तैयार नहीं। सुनते हैं इंसान बंदर की औलाद है। क्या मेरे आलोचक यह चाहेंगे कि सारी इंसानियत इसलिए मारे शर्म के खुदकुशी कर ले? मुझ में इतना विवेक है कि उत्तराधिकार में पूर्वजों का विद्या प्रेम ही लूँ, जातिगत अहंकार नहीं। मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि मेरे आलोचक परंपरागत कलाओं के प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए मेरे काम को ही नहीं, स्वयं इन कलाओं को भी सामंत कैसे ठहराते हैं। उदाहरण के लिए मैंने शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों के संवर्धन में थोड़ा बहुत योगदान किया है। क्या ये सामंती है? क्या मेरे आलोचक सिनेमा संगीत को लोकतंत्रात्मक मानते हैं, या कि संगीत विहीन होना उनके लिए प्रगतिशीलता की सबसे बड़ी कसौटी है? लोग सूखे से मर रहे हैं और ये देवी जी मल्हार अलाप रही हैं। नुमा फप्तियाँ कसने वालों की बुद्धि पर मुझे तरस आता है और उनसे बहस कर मैं गैर जरूरी समझती हूँ। ऐसी निरानंद प्योरिटिन प्रवृत्ति का मेरी दृष्टि में जनवाद या प्रगतिशीलता से कुछ लेना देना नहीं। इसका संबंध हो सकता है तो उस आक्रामक बर्बरता से जो अत्याचारी तानाशाही को जन्म देती है। जी हाँ, मैंने कहा कि गरीबी से मेरे सौंदर्य बोध को ठेस पहुँचती है। इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने कहा कि गरीबों को मार दो। मैंने निर्धन और दलित वर्गों के लिए जो काम किया है, खासकर कुमाऊं के गंगोली घाट क्षेत्र में, क्या उसे मेरे आलोचक गरीबों को मारने का पर्याय मानते हैं? मैं उनमें से नहीं जो गरीबी और अगवरपन को ही नियामत मानती है। मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसे मानने वाले भावुक रोमानी पैटी बुर्जुआ अपने को आधुनिक और क्रांतिकारी किस मुंह से कहते हैं। मैं अपने आलोचकों के स्तर पर नहीं उतरना चाहती, किंतु यह तथ्य है कि इन आत्म केंद्रित निम्न मध्यम वर्गीय जीवों को आप आज किस अमेरिकी विश्वविद्यालय की फेलोशिप और अमेरिका का एक तरफा टिकट दिला। भ्रष्टाचार के आरोप जो इन्होंने लगाए हैं वे पुराने हैं, जांच में बेबुनियाद सिद्ध हो चुके हैं। मुझे लगता है कि भारत का भद्र समाज घटियापन की बात इतनी ज़्यादा इसलिए कर रहा है कि वह सुविधाजीवी है और भद्रता का बोझ उठाना नहीं चाहता। यह उदाहरण मैंने इस प्रश्न की भूमिका के रूप में दिया है कि क्या मैत्रेयी जो कभी इस कथा की नायिका थी उस युवक को याद करती है जो कभी इस कथा का नायक था? अमेरिका का एक तरफा टिकट पाने के लिए लालायित निम्न मध्यम वर्गीयों को मैत्रेयी की लताड़ क्या जताती है कि उसे याद है कोई बेबी थी जिसने किसी डीडी से प्रेम किया था? क्या मैत्रेयी द्वारा गंगोली हाट क्षेत्र का समाज सेवा के लिए चुना जाना यह इंगित करता है कि डीडी को पालने पोसने वाले इस इलाके से वह रागात्मक संबंध जोड़ना चाहती है, या कि इसे यूँ समझा जाए कि वह कुछ ऐसा करना चाहती है कि गंगोली हाट में पल पुछकर लोग बाग डीडी जैसे न निकले? चाहे किसी तरह से, क्या मैत्रेयी डीडी की स्मृति से जुड़ी हुई है? यह सही है कि उस दिन बेआबरू होकर कूचे से निकल जाने के बावजूद डीडी ने एक पत्र दिल्ली से, दूसरा बम्बई से, तीसरा न्यूयॉर्क से और चौथा पांचवा लॉस एंजल्स से भेजा। मैत्रेयी ने पत्र खोले प्रेम का बखान करने वाले उनके मसविदे पर वैसे ही सरसरी थोड़ी आशंकित नज़र डाली जैसे किसी बाबा का गुणगान करने वाले उन पत्रों पर अविश्वासी बुद्धिमान लोगों द्वारा डाली जाती है, जिनमें आदेश दिया गया होता है कि इस पत्र की 5 नकलें करके तुरंत 5 लोगों को भेजने से कल्याण होगा, न भेजने से विपदा आएगी। सरसरी निगाह डालने के बाद उसने डीडी के पत्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। 5वां पत्र मिलने पर उसने डीडी को समुद्री द्वार से चेतावनी भेजी कि आइंदा पत्र न भेजे। यह सही है कि उसके बाद डीडी का कोई पत्र नहीं आया, किंतु क्या यह सही है कि उसके बाद मैत्रेयी कभी एक क्षण को भी बेबी नहीं हुई? एक क्षण को भी डीडी उसे याद नहीं आया? प्रश्न सार्थक है, किंतु इसका कोई सुनिश्चित उत्तर नहीं है मेरे पास। कलाओं में फिल्म भी शामिल है, इसलिए मैत्रेयी ने यह सुना अवश्य है कि एक सज्जन जो अपने को अब देवी दत्त कहते लिखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में कुछ हैसियत रखते हैं। मैत्रेयी कला संस्कृत का जो त्रैमासिक निकालती है रुचिरा, उसमें इन देवी दत्त महोदय के विषय में मूल फ्रांसीसी से अनुदित एक लेख भी छिपा था, सिनेमा का दुष्ट देवी दत्त। इस लेख में देवी दत्त की बहुत प्रशंसा थी और बताया गया था कि देवी दत्त नैनीताल के हैं।
इन देवी दत्त को इनकी फिल्मों को भारतीय फिल्म महोत्सव में आमंत्रित किया गया था, लेकिन न वह आए न उनकी फिल्में। फ्रांसीसी समीक्षक कुछ भी कहे, जिन भारतीय समीक्षकों को देवी दत्त की फिल्में देखने का अवसर मिला है, उन्होंने एक स्वर में कहा है, इनमें ऐसा कुछ नहीं जो इतनी प्रशंसा की जाए। लगभग हर कलाकृति के विषय में हमारे कला प्रेमियों में आम राय यही बनाने का रिवाज सा है, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि फ्रांसीसी समीक्षक सही है कि भारतीय आलोचक। वह प्रश्न ज्यों का त्यों रह जाता है, क्या मैत्री देवी दत्त को एक लाटे के और अपने को बेबी के रूप में भूल गई है पूरी तरह? उत्तर देने की एक लचर सी कोशिश से मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैत्री कभी कभी निर्विमेष खड़ी अथवा बैठी रह जाती है, और यदि उसके बच्चे या पति समन्वय की एक भाषा में पूछे किस सोच में पड़ गई, तो वह सिर हिलाकर मुस्कुरा कर कहती है, मैं बुढ़ाने लगी हूँ, शायद मुझे अपना बचपना याद आने लगा है। अगर डीडी बेबी प्रेम प्रसंग एक बचपना था तो बचपन का याद आना अर्थवान हो जाता है। मुझे यह भी उल्लेखनीय मालूम होता है कि मैत्रेयी अपनी पुत्री गायत्री के प्रति, जो न केवल उसकी जैसी दिखती है बल्कि जिसके व्यक्तित्व में बेबी की अलमोड़ियाँ जाने कैसे जैसेपन का ही अमेरिकी संस्करण प्रकट हुआ है, आकर्षित होती है, थोड़ा चिंतित भी रहती है। श्याम सुंदर मिश्र अपनी पत्नी मैत्रेयी का अन्यतम प्रशंसक है। वह उसे पूरा आदर देता है। मैत्रेयी अपने पति को मित्रवत मानती है। यह राम मिलाई जोड़ी है और इसकी गृहस्थी सुख संतोष की गृहस्थी है। हमें भी इसमें सुख संतोष होना चाहिए। श्रीमान और श्रीमती मिश्र को बनावटी कहने वाले इसराइलियों में हम अपना नाम क्यों लिखवाएंगे? काश मैं सुख संतोष का ऐसा संवाद उस व्यक्ति के बारे में भी दे सकता जो कभी डीडी कहलाना पसंद करता था, और अब जबकि वह प्रथम अक्षरियों का प्रयोग करने के आदि अमेरिका का नागरिक है, उसका आग्रह है कि मुझे देवी दत्त कहा जाए, भले ही यह नाम उच्चारने में पाश्चात्य जीवा को अपार कष्ट हो, और वह उसे डेवी डाट और कभी कभी प्रेम से डेव कहती रहे। डीडी, मैं धृष्टता के लिए क्षमा चाहते हुए उसे इसी नाम से पुकारना चाहूँगा। आहत और स्तब्ध मन लेकर सवार हुआ था उस उड़ने वाले घोड़े पर, और तब से वही मन लिए डोल रहा है। उसने अमेरिका पहुंचते ही अपने को पूरी तरह विद्यार्जन में डुबा दिया। अपनी कक्षा में प्रथम रहा। वह कैलिफोर्निया के फलोद्यानों में काम करने वाले मजदूरों पर उसने तब तो जो छात्र फिल्म बनाई वह क्लासिक मानी जाती है। मैं फिल्म समीक्षक नहीं हूँ, मुझे डीडी की फिल्म देखने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ। पढ़ा ही है मैंने उसके बारे में यहाँ वहाँ। जो पढ़ा है उससे कुछ बातें उभरती हैं डीडी के जीवन दर्शन के विषय में। जीवन दर्शन मन स्थिति का द्योतक होता है, इस नाते उससे हमें कथानायक को समझने में कुछ सहायता मिल सकती है। पाश्चात्य समीक्षकों के अनुसार डीडी वामपंथी या निर्धन और पिछड़े हुए लोगों के विषय में बनाए गए उसके वृत्त चित्रनुमा कथा चित्रों तथा कथा चित्रनुमा वृत्त चित्रों में अपार करुणा है। किंतु द्रष्टव्य है कि डीडी ने जब उच्च वर्ग के कथानक उठाए तब भी यही करुणा उसकी फिल्मों का वादी स्वर बनी है। समीक्षकों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि डीडी की फिल्मों में सतह पर एक तरह का सहज रोजमर्रापन होता है, किंतु भीतर ही भीतर कुछ सनातन सा रेखांकित होता चला जाता है। संवाद बहुत कम होते हैं, किंतु जब भी होते हैं वे अग्निमुतनी से सहसा लगभग आध्यात्मिक अति नाटकीयता तक पहुंच जाते हैं। एक समीक्षक के अनुसार उसके शब्द सहसा पात्रों से बड़े मालूम होने लगते हैं। इन शब्दों का बोझ उठाते हुए उन बौने पात्रों को देखकर हम हंसने या रोने को बाध्य होते हैं। डीडी को भंगिमाओं का सिनेमाकार भी कहा गया है। उसकी फिल्मों में पात्र बहुधा अपने एकांत क्षणों में प्रदर्शित किए जाते हैं और उनकी एक एक मुद्रा, एक एक भंगिमा, एक एक चेष्टा को फिल्मकार बहुत निकट से आत्मीयता से अंकित करता है। ध्वनि और संगीत का डीडी के सिनेमा में विशिष्ट स्थान है। घड़ी की टिक टिक, ट्रेन की आवाज़, नदी की सांस, झरने की कलकत, गिरजाघर की घंटियाँ, छत पर पड़ती पानी की बूंदें आदि। ऐसा नहीं कि ये स्वाभाविक ध्वनियाँ औरों के सिनेमा में होती ही न हो। इतना ही कि देवी दत्त ने सिनेमा का आंतरिक मौन इन्हें प्रखर होकर अपनी चेतना को झकझोरने का अवसर देता है। डीडी ने अपनी फिल्मों में विचित्र प्रकार का संगीत पृष्ठभूमि में रखा है। रविशंकर का सितार, अफ्रीका के कबायली वाद्य, मध्ययुगीन गिरजा संगीत और इधर इलेक्ट्रॉनिक संगीत। इस असामान्य संगीत से वह अपनी फिल्मों में होते सामान्य व्यापारों को के असामान्य सा आयाम देता है। इस तरह के संगीत के साथ स्तब्ध गति वाले मुख साटों का ताबड़तोड़ सा मोन्ताज प्रस्तुत करना देवी दत्त का सिनेमाई हस्ताक्षर है। मानो दिग्दर्शक कहना चाहता है जो भी कथनीय है इस जड़ीभूत भंगिमाओं, चेष्टाओं, हिलाओं, मुद्राओं और सैनों में है। शेष जो भी है निरशब्द आडंबर है, शुद्ध बकवास है। ये मानवीय सैन संकेत हैं और नेपथ्य में है एक मानवातीत ब्रह्मांड व्यापी दिव्य संगीत। इसके अलावा डीडी की फिल्मों में किसी न किसी रूप में मानवीय नियति और अस्तित्व के कुछ आधारभूत प्रश्न उठते से दिखते हैं। इसलिए पाश्चात्य मित्र मंडली में उसे पंडित जी, ब्रह्मन और द्विज कहा जाता है। साइंड एंड साउंड में उसके विषय में जो लेख छपा था तो उसमें तो तस्वीर भी वही दी गई थी जिसमें वह जुहू तट पर कच्छा जनेऊ पहना खड़ा था।
समीक्षकों ने इस ओर ध्यान दिलाया कि डीडी की फिल्मों में पश्चिम के वे सामाजिक परिवेश उठाए गए हैं जो पूर्वी व्यवस्थाओं के अधिक निकट हैं। कैथोलिक, हबशी, यहूदी और उसकी फिल्मों में एक मर्मांतक सा अवसाद छाया रहता है, मानो वह यह सारा व्यापार किसी नवीन सिद्धार्थ की दृष्टि से देख रहा हो, और सो भी ऐसा सिद्धार्थ जिसके नियति में बुद्ध होना नहीं लिखा है। कुछ फ्रांसीसी समीक्षकों ने देवी दत्त के फिल्मों के स्थापत्य के संदर्भ में भारतीय मंदिरों की चर्चा की है, और कुछ अमेरिकी समीक्षकों को देवी दत्त की फिल्मों की संरचना के संदर्भ में भारतीय शास्त्रीय संगीत याद दिला देता है। अगर इस सब को पढ़कर आप इस नतीजे पर पहुंचे हो कि डीडी की फिल्में कुछ हुबाओं से बेमतलब सी होंगी, तो आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि कुछ प्रतिष्ठित समीक्षकों की भी यही धारणा है, खासकर इंग्लैंड में। उनमें से किसी एक ने कहीं लिखा है, डीडी के संदर्भ में फिल्म में अपनी बिसात भर मंत्र जाप करता और उबासी भरता एक प्राच्य मानस। अगर डीडी के दिग्दर्शक के रूप में इतनी ही कहानी होती तो वह साइट एंड साउंड या फिल्म क्वार्टरली से निकलकर टाइम न्यूज़वीक तक नहीं पहुंचती। किंतु जब 8वें दशक में कलात्मक प्रयोगधर्मिता और विराट व्यावसायिकता का अपूर्व संगम हुआ, तब डीडी जबरदस्त मुनाफा दिलाने वाली ऐसी 3 फिल्में एक के बाद एक बना सका जो कलात्मक भी ठहराई जा सकती थी। इनमें उसे यश और धन मिला। आश्चर्य कि जितना ही वह सफल हुआ उतना ही उसका मानसिक अवसाद बढ़ता गया। सन 1978 की अपनी सुपरहिट फिल्म द साइन के बाद तमाम आकर्षक प्रस्ताव होते हुए भी वह कोई फिल्म शुरू नहीं कर पाया। द साइन के विषय में जानकर आलोचकों ने कहा, इसमें देवी दत्त की सहज करुणा का स्पर्श तक नहीं है। सुनता हूँ कि द साइन बाइबल भक्त निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की एक ऐसी किशोरी के विषय में है जिसे शैतान स्वप्न दर्शन में विभत्स संकेत देता है। इन संकेतों के प्रभाव में वह अपने मोहल्ले के और फिर शहर के अपराधी जीवियों के लिए अत्याचार और आतंक की प्रेरणादात्री देवी बन जाती है। सेक्स, हिंसा और अमानवीयता से भरपूर इस फिल्म में जो भी अपनी बुनावट में हॉलीवुड की पुरानी श्रेष्ठ अपराध फिल्मों की याद ताज़ा करती है, जिसका सस्पेंस हिचकॉक के सजदे करता है। दृष्टांत कथा जैसा सीधा और पहना प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता है। धन संस्कृति की मूल्यहीनता पर कटाक्ष करता हुआ दिग्दर्शक कहना चाहता है कि कुछ भी न मानने वालों से वे बेहतर है जो कुछ भी मान लेते हैं। बगैर किसी प्रेरणा के काम करने वालों से वे अच्छे हैं जो कि किसी प्रेरणा के वशीभूत हैं। शैतान के इशारों पर अत्याचार कराने वाली है नई जोन ऑफ आर्क उनसे श्रेष्ठ है जो विज्ञापनों के इशारों पर अपनी ऊब से व्यभिचार कर रहे हैं। इस फिल्म के निर्माण के दौरान देवी दत्त और फिल्म की 15 वर्षीय हीरोइन के प्रेम के अनेक समाचार छपे। उसका नाम इसी तरह अन्य स्त्रियों के भी साथ जुड़ता रहा। क्या इसका मतलब यह है कि डीडी अब बेबी को पूरी तरह भूल गया है? क्या वह अमेरिका आया ही इसलिए था कि पहले गुलनार के साथ फिर अन्य मीमों के साथ गुलछर्रे उड़ाए? गुलनार के संबंध में यहाँ वहाँ से जो सुन और पढ़ पाया हूँ वह यही बताता है कि डीडी उसके लिए प्रेमी के रूप में कभी महत्वपूर्ण नहीं रहा। जिस समय डीडी न्यूयॉर्क पहुंचा था, गुलनार अपने प्रेमी पैट के साथ जापान गई हुई थी। हवाई अड्डे पर पैट के ही एक कर्मचारी ने गुलनार की ओर से डीडी की अगवानी की और उसी ने उसे लॉस एंजल्स के लिए विदा किया। गुलनार से उसका पत्र भेजने और कभी फ़ोन पर बात करने जितना संबंध बराबर बना रहा। पैट से संबंध टूटने के बाद गुलनार ने बोरिया बिस्तर बांधकर पेरिस जाने का फैसला किया। इससे पहले वो अपने अस्त व्यस्त मानस को फिर संकलित करने के लिए एटिंगा द्वीप में छुट्टी मनाने गई और डीडी को, जो तब अमेरिका प्रवास के दूसरे वर्ष में था, उसने वहीं बुलाया। यह माना जा सकता है कि उस धूप खिले और भीड़ भंबर से मुक्त द्वीप में सैलानी गुलनार से सैलानी डीडी ने गुड हेवेंस एस कहा हो। जो हो, यह मात्र एक शुक्ल पक्ष वाला चक्कर था। पेरिस में रंगमंच से संबंध रहने के बाद जब गुलनार अमेरिका लौटी तब उसे नारी मुक्ति की प्रवक्ता, पत्रकार और लेखिका के रूप में देखा जाना गया। वह अपने समलैंगिक दौर से गुजरी। उसने एलानिया आत्महत्या करने की कोशिश की जो विफल रही। मानसिक स्वास्थ्य लाभ के लिए सेंटोरियम में भर्ती हुई लौटकर टीवी की फिल्मों और श्रृंखलाओं की निर्मात्री के रूप में उसने अन्यतम स्थान बना लिया है। डीडी से उसकी मुलाकात कभी छठे छमाहे होती है। जब देवी दत्त विख्यात हुआ तब से इस बात की चर्चा है कि गुलनार ने उसकी खोज की थी। देवी दत्त ने भी पत्रकारों से बातचीत में स्वीकार किया कि गुलनार मेरी संरक्षिका, पथ प्रदर्शिका रही है। डीडी का नाम जिन अन्य स्त्रियों से जुड़ा है उनमें से अधिकतर ऐसी अभिनेत्रियां, लेखिकाएं आदि रही हैं जो एक पति से दूसरे पति तक पहुंचने की यात्रा में किसी पड़ाव की खोज कर रही थी। इससे यह न समझा जाए कि अमेरिका पहुंचकर डीडी सहसा रसिक हो चला है। सच तो यह है कि इस मामले में अमेरिकी शो बिजनेस के मानकों के अनुसार वह लाटा है। स्त्रियों के प्रति उसकी औपचारिकता और आदर भाव देखकर आरंभ में सुना यह अनुमान किया गया कि रंगमंच और फिल्म में संबंध कई अन्य बुद्धिजीवियों की तरह देवी दत्त भी कहीं समलैंगिक न हो। वह तो एक मुंहफट अभिनेत्री ने उसे सार्वजनिक रूप से प्रमाण पत्र दे दिया। देवी दत्त बहुत प्यारा भला सा आदमी है, पुराने जमाने का सा, लेकिन पोंगा नहीं है। वह बिस्तर पर भी पुरलुप्त है।
इधर अधेड़ डीडी के बारे में अभी लिखा गया कि उसकी नज़र किशोरियों पर बहुत टिकती हैं। दसाइन की हीरोइन से तो उसका विस्फोटक प्रेम हुआ ही, किंतु इसमें प्यार कितना था, प्रचार कितना, यह बता सकना कठिन है। यही सही है कि उसे कास्टिंग वालों से कहा था कि मुझे जिनसी मसनुमा कोई ऐसी लड़की चाहिए जिसने कभी फिल्मों में काम न किया हो। यह भी सही है कि इस नई लड़की की प्रतिभा संवारने में उसने इतना श्रम किया कि इसी एक फिल्म से वह विख्यात हो गई। यह भी सही है कि इस फिल्म को पूरा करने के बाद जब उस बच्ची अभिनेत्री ने एक प्लेबॉय किस्म के फोटोग्राफर के साथ पाप में रहना शुरू किया, तब डीडी का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ। किंतु क्या इस बच्ची और डीडी के बीच जो कुछ हुआ वह सचमुच प्यार था, या कि उस किसी पुराने प्यार का प्रेत था जो डीडी को आक्रांत किए हुए था? क्या डीडी अब भी बेबी से प्यार करता है? दिलचस्प सवाल है यह, किंतु डीडी इसका उत्तर नहीं देगा। देवी दत्त कभी भी व्यक्तिगत सवालों का जवाब नहीं देता। पत्रकारों को शिकायत है कि इस आदमी के बारे में दिलचस्प कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। अगर बेबी के बारे में यह दिलचस्प सवाल डीडी से किसी तरह पूछ भी लिया जाए तो उसे दिल दुखाने वाला ही मालूम होगा। कोई खास वजह नहीं, उसे हर बात ही दिल दुखाने वाली मालूम होती है। जैसा कि उसने बब्बन को एक पत्र में लिखा, मैं शहर के अंदेशे से दुबलाया काजी हूँ और सारी दुनिया मेरा शहर है। हमेशा उसके हृदय में एक हुक सी उठती रहती है। अगर बेबी का एक नाम हुक भी है तो हम कह सकते हैं कि डीडी आज भी बेबी से प्यार करता है। डीडी के बारे में खोए हुए बालक सा दिखने वाला और टूटा हुआ हृदय लेकर जन्मा जैसे फिक्रे भी इस्तेमाल किए गए हैं। अगर खोया खोया होना ही प्यार में होना है, अगर टूटा हुआ दिल ही अमर प्रेम का अन्यतम साक्ष्य है, तो हम स्त्रियों की पत्रिका कॉस्मोपॉलिटन की इस टिप्पणी से सहमत हो सकते हैं। देवी दत्त शायद अब भी भारत में छूटी हुई अपनी प्रेमिका के लिए लौ जगाए हुए है। उसकी गुरुआइन गुल बहुतों के इस अनुमान की पुष्टि करती है, लेकिन ब्यौरा मांगो तो चुप लगा जाती है। डीडी ने बेबी को पत्र लिखे, उसे आदेश मिला कि पत्र न भेजे। उसने आदेश का पालन किया क्योंकि यह बेबी का आदेश था, और जब वह आदेश दे रही होती है, तुम आदेश दे रहे होते हो। प्रश्न यह है कि जब वह भारत में ही रह जाने को कह रही थी तब कौन आदेश दे रहा था? यह भी डीडी के लिए दिल से दुखाने वाला ही प्रश्न हो सकता है। उसने बेबी को पत्र नहीं भेजे। साल 2 साल में कभी एक बार बब्बन के नाम संक्षिप्त सा पत्र डाला तो जहां उसमें और तमाम परिचितों स्वजनों की कुशल पूछी, वहां बेबी के संबंध में कोई जिज्ञासा नहीं की। बब्बन ने भी बहुत आए गए ढंग से सूचित किया कि बेबी की शादी हो गई है, किससे कैसे यह सब नहीं। डीडी ने इस ब्यौरे के संबंध में जिज्ञासा करने की आवश्यकता नहीं समझी। इसी के बाद उसने अमेरिकी नागरिकता के लिए आवेदन किया। अगर हम चाहें तो दोनों बातों का संबंध जोड़कर कुछ नतीजों पर पहुंच सकते हैं, किंतु हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इससे पहले डीडी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकारी भी नहीं हुआ था। टिप्पणीकारों ने इस ओर भी ध्यान दिलाया कि देवी दत्त भारत के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं होता। उसके पास एक ही जवाब है, आप भूल रहे हैं कि मैं अमेरिकी नागरिक हूँ। जो भारत तक को भुला देना चाहता वह बेबी को भला क्या याद करता होगा? या भारत और बेबी उसके मन में एकमेक हो चुके हैं और इतना दुखी, ऐसा बीमार सा हुआ जाता है वह बेबी की स्मृति से कि भारत तक के बारे में सार्वजनिक बातचीत के लिए प्रस्तुत नहीं होना चाहता। एक बार एस्क्वायर के लिए इंटरव्यू में देवी दत्त से पूछा गया, क्या आप भारत को सचमुच भूल गए हैं? उसने उत्तर दिया, भारत मेरे सपनों का निवासी है। पूछा गया, सुखद सपनों का कि 2 स्वप्नों का? उत्तर मिला, सपने अच्छे बुरे नहीं होते, सपने चमत्कारी होते हैं। पूछा गया, आपका मतलब है कि आप रोबोटिक वगैरह देखते हैं? उत्तर मिला, मेरा मतलब था उनकी भाषा, उनकी प्रतीकात्मकता चमत्कारी होती है। मैं उनका मतलब समझ नहीं पाता हूँ, मगर मुझे लगता है कि मैं मतलब जानता हूँ और जानबूझकर अपने से छिपाए हुए हूँ। पूछा गया, कोई सपना बता सकेंगे? उत्तर मिला, 2 सपने मैं बहुत देखता हूँ। एक तो किशोरावस्था से ही, इसमें एक रोती हुई स्त्री की आंख झील का रूप ले लेती है, हिमालय की चोटियाँ दिखती हैं। मैं पूछ रहा होता हूँ, स्वर्गारोहणी स्वर्ग की सीढ़ी कहाँ है? स्वर्गारोहणी की बात महाभारत में है, आपके संदर्भ विभाग वाले खोज कर बता देंगे। दूसरे सपने में गंगोलीहार के पास एक मंदिर देखता हूँ, पाताल भुवनेश्वर। इसमें एक गुफा में घुसकर नीचे उतरना होता है। नीचे भी गुफाएं हैं और चट्टानों पर प्रकृति की छेनी ने आकृतियाँ उभार दी हैं। इधर उधर को गुफाओं के गलियारे गए हुए हैं और किंवदंती है कि ये सुरंगें नीचे ही नीचे से प्रसिद्ध तीर्थों तक पहुंच जाती हैं। सपने में मैं इस मंदिर में चीड़ की लकड़ी की मसाल लेकर उतरता हूं और मसाल भीतर पहुंचते ही बुझ जाती है। मैं टटोल टटोल कर आगे बढ़ता हूं और टटोलते हुए मुझे प्रतीति होती है कि मैं किसी भूमिस्थ प्राकृतिक मंदिर में नहीं, अपने ही भीतर उतरा हूँ। अगर मैं अपने आतंक पर काबू पा सकूँ तो टटोलते टटोलते चलते चलते किसी भी तीर्थ पर पहुँच सकता हूँ, किंतु मैं आतंकित हो उठता हूँ। पूछा गया, क्या इस मंदिर का आपके लिए विशेष महत्व रहा था? उत्तर मिला, नहीं। यही आश्चर्य है, महत्वपूर्ण मंदिर मेरे लिए दूसरा था, जहाँ पशु बलि दी जाती थी। मैं जिस गांव में पला अग्रून, वहाँ के लोग उस मंदिर के पुजारी थे। पूछा गया, आपके माता पिता बहुत जल्दी मर गए, आपको बुआ ने पाला?
उत्तर मिला, जी हाँ। पूछा गया, माता पिता के बारे में कुछ बताएंगे? उत्तर मिला, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मैं व्यक्तिगत प्रश्नों का उत्तर नहीं दूंगा। प्रश्न यह है कि क्या डीडी अपने माता पिता के बारे में इसलिए बात नहीं करना चाहता कि कहीं से इसका संबंध भी बेबी नामनी एक कन्या से जुड़ता है। मुझे पता चला है कि डीडी कभी कभी बब्बन के नाम डॉलरों में छोटी मगर रुपयों में मोटी लगने वाली धनराशि भिजवा देता है कि अमुक को किसी भी तरह भिजवा देना। अमुक सदा कोई निर्धन परिचित के यहाँ रिश्तेदार होता है। सबसे पहले उसने साबुली कंजा नामक उस बाल विधवा के लिए 300 रुपये भिजवाए थे, जो गड़ानाथ में बेबी की रखवाली के लिए आई थी। बताया जाता है कि इस दानवृत्ति का पता चलने के बाद लोगों ने बब्बन से डीडी को अपनी तंगी परेशानी का हाल लिखवाना शुरू किया। लोगों ने अपने यहाँ के विवाह व्रत वंद आदि की अग्रिम सूचनाएं डीडी को भिजवाना शुरू किया। डीडी किंतु वही 5-6 महीने में कभी एक बार पैसा भिजवाता रहा। हर अनुरोध पर उसने ध्यान नहीं दिया। बबली दी की मुनिया के विवाह पर उसने अलबत्ता 2000 रुपये भिजवा कहा, 2000। कभी कभी ही क्यों भेजता है पैसे डीडी? क्या हम ऐसा माने कि चमत्कारी भाषा बोलने वाले वे 2 सपने उसे कभी कभी ही दिखते हैं और अगली सुबह वकूर मिलाकर इतना मतलब उनका समझता है कि मुझे घर मनी ऑर्डर भेजना चाहिए? क्या डीडी मैदानों में पैसा कमाने आया हुआ है? पहाड़ी लड़का मात्र है कि सपने में मरे हुए बाप को देखता है और अगली सुबह अपने से अपनों से परामर्श करता है। कल रात कहा, बोझियो दिख पड़े सपने में, मचमच लगाई ठहरी, छत बदलवानी है, खेत ढह गए, रकुली को टीके के पैसे नहीं भेजे, नवरात्रि में पाठ नहीं कराया, बहुत ही कमज़ोर जैसे दिखे। कहा, क्यों दिखे होंगे? और निष्कर्ष यही निकलता कि पितर असंतुष्ट है, पैसे भिजवाओ, गाँव में पूजा वूजा करवाओ, छत ठीक करानी ही हुई करवा लो। क्या बेघर डीडी द्वारा घर के लिए पैसे भिजवाए जाने की इस भावुकता का हम यह मतलब लगाएं कि उसमें वह मूर्खता जीवित है जो किसी चेहरे को घर की गरिमा से मंडित कर सकती है? क्या उसी मूर्खता को प्यार कहते हैं? उसी क्यों, क्या बुद्धिमानों की किसी भी बेवकूफ़ी को ही प्यार कहते हैं? सन 80 के अंत में अमेरिकी पत्रिकाओं में सहसा डीडी फिर चर्चा का विषय बन गया। बताया गया, जॉर्ज लुकाच मनुष्य और शून्यता के साक्षात पर देवी दत्त से उसकी ही पटकथा के आधार पर वैज्ञानिक कथा फिल्म बनवाना चाहते हैं। किंतु देवी दत्त पहले भारत जाकर हिंदी में एक फिल्म बनाने की ठाने हुए है। यह हिमालय की गोद में बसे किसी गांव में रहने वाले एक अनाथ बच्चे की कहानी है, जिसमें आत्मरचित का तत्व खासा है। किसी भी अन्य निर्माता के तैयार न होने पर देवी दत्त की पथ प्रदर्शिका गुलनार सामने आई है और भारत सरकार के सहयोग से यह फिल्म बन रही है। गुल का कहना है, प्रस्तावित फिल्म का नाम है हला। जिस इलाके में देवी दत्त का बचपन बीता उसे में हला हमारे हलो या जैसे संबोधन है। हला देव की पिछली फिल्म द साइन से कतई अलग मूड की फिल्म होगी। पहले प्रसंग से ही अंतर स्पष्ट हो जाएगा। द साइन डरौने में से झांकती बंदूक से निशाना साधती आंख के क्लोजअप से शुरू होती है। धाए के साथ बंदूक पीछे को झटका मारती है और उस आंख में हम क्रूर संतोष का भाव देखते हैं। सामने गली में गोली से आहत एक पादरी मर रहा है। एक पुलिस वाला दौड़ाकर उस इमारत की ओर आ रहा है जिसमें से गोली चली थी। डरौना पहना वह व्यक्ति खिड़की से हटकर भाग खड़ा हुआ है। पुलिस वाले से बचता बचाता वह एक अन्य दरिद्र से इमारत के फ्लैट में घुस गया है। गुस्लखाने में बंद होकर कपड़े उतारता है और हम देखते हैं कि वह एक लड़की है। लड़की डरावना नहीं उतारती, घुटने टेक कर प्रार्थना करती है। प्रार्थना पूरी करके वह डरावना भी उतार छिपा देती है और हम देखते हैं कि उसका चेहरा अबोध और प्यारा है। लेकिन जब यही बच्ची टब में नहाते हुए सोलोमन के पवित्र गाने की पंक्तियां उचारते हुए आत्मरति होती है, तब हमें वह डरावना पहनकर हत्या करते व्यक्ति से भी अधिक भयानक मालूम होती है। हला का आरंभ कैमरे को पीठ दिए नंगे पांव चलते एक देहाती बच्चे के शॉट से होता है। उसे सड़क पर एक शहरी टोपी पड़ी मिलती है जिसे वह हमें पीठ दिए ही पहन लेता है। हम सब एक आवाज़ सुनते हैं, हला देबिया, और बच्चा ठिठकता है, घूम कर देखता है कैमरे को। कपाल पर लगे लाल पवित्र चिन्ह के नीचे उसकी आंखें उसके होंठ टोपी पहने होने की खुशी और टोपी छीन लिए जाने की आशंका एक साथ व्यक्त करते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक बूढ़ा सा बुद्धू आदमी आकर उस टोपी को उतारता है। देखता रहता है, वह ग्राम मूढ़ है। उसकी पत्नी जो पीछे से आ रही है सनाथ बच्चे को पालती है। मूढ़ व्यक्ति टोपी स्वयं पहनने की कोशिश करता है। उसकी पत्नी टोपी ले लेती है और बच्चे को पहना देती है। ये लोग आगे बढ़ते हैं। सहसा बच्चा फिर पलट कर देखता है। अब हम उसके दृष्टिकोण से दिग्दर्शक को देखते हैं जो वैसे ही टोपी पहने हैं। सारी फिल्म में देहाती बालनायक और विश्वनागर अधेड़ दिग्दर्शक एक दूसरे के दर्पण बनने का ऐसा खेल सा खेलते रहेंगे। कहानी इस तरह प्रस्तुत की गई कि बच्चा अतीत का नहीं भविष्य का प्रतीक बनता है, क्योंकि भविष्य सांगोपांग स्वाधीनता का सनातन मानवीय स्वप्न है और वह इस अधेड़ में चरितार्थ नहीं हुआ है। इस फिल्म की पटकथा पढ़कर मैं द्रवित हो उठी और आप जानते हैं मुझसे अधिक कठोर हृदय स्त्री ढूंढना मुश्किल है। प्रश्न यह है कि जो अधेड़ दिग्दर्शक बालनायक का दर्पण बनने वाला है, क्या उसके मन में कहीं यह भी इच्छा है कि युवा नायक का भी दर्पण बने, युवा नायिका से उसका पुनर्मिलन हो? क्या इसी इच्छा के वशभूत उसने यह पटकथा लिखी है, या कि हम उसका यह वक्तव्य माने कि मेरी शुरू से यही इच्छा थी
जिस गांव में मैं पला उसके बारे में फिल्म बनाऊं। वर्तमान पटकथा उसी पटकथा का परिवर्धित रूप है जिसे मैंने बम्बई में लिखा था। सन 1981, नई दिल्ली। कोई एक गुलनार है फिल्म निर्मात्री, कोई एक देवी दत्त है दिग्दर्शक। इनमें से एक कनाडा का नागरिक है, दूसरा अमेरिका का, लेकिन ये स्वांग भारतीय होने का कर रहे हैं। भारतीय गरीबों के बारे में ये सरकारी खर्च से यानी भारतीय गरीबों की गाढ़ी कमाई से फिल्म बनाने में पहुंचे हुए हैं। क्या अशोक होटल में ठहराए जाने वाले लोग भारतीय गांव पर फिल्म बना सकते हैं? अगर सरकार को भारतीय गांव पर भी फिल्म बनवानी थी तो क्या भारतीय दिग्दर्शक मर गए थे? परंतु रोष है बुद्धिजीवी बिरादरी में। यह सुनकर तो और भी एक निर्मात्री और दिग्दर्शक दोनों यह स्वीकार करते हैं कि मूल हिंदी संस्करण में यह फिल्म शायद ज़्यादा चल नहीं पाए, इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा बिजनेस जरूर करेगी। संवाददाता सम्मेलन में यह बिरादरी देवी दत्त को मिस्टर टड्डा पुकार रही है और भिगो भिगो कर मार रही है। हमारा नायक क्रुद्ध कम उदास अधिक हुआ जा रहा है, खासकर एक दुबले लंबे लड़के के प्रश्न सुनकर। लड़का निर्धन घर का मालूम होता है, हिंदी वाला मालूम होता है, बहुत जमा जमा कर नक्काशी अंग्रेजी बोल रहा है। नायक उसमें अपना ही युवा प्रतिरूप देख रहा है। अब इस लानत भेजने वाले से क्या कहे देवी दत्त, जो देवी दत्त को कलात्मक, सामाजिक, राजनीतिक गड़बड़ झाले का उस्ताद ठहरा रहा है और पूछ रहा है कि आप यह फिल्म बनाने का दुस्साहस इसलिए तो नहीं कर रहे हैं कि आप भारतीयों को अमेरिकी आदिवासी रेड इंडियंस समझने लगे हों। थोड़ा व्यंग क्यों न आजमाए डीडी भी। वह कहता है हिंदी में, मैं भारत और भारतीयों पर फिल्म बनाने का अधिकारी कुछ तो इसलिए हो जाता हूँ कि अपने को देवी दत्त ही कहता हूँ, देवी डट्टा नहीं। हिंदी में इसलिए फिल्म बना रहा हूँ कि वह भारत की भाषा है और मैं उसे बोल लिख लेता हूँ। आप कैसे हिंदी बोल लिख लेते हैं? युवा पत्रकार कहता है हिंदी में। वह हम जानते हैं साहब, भारत में कुछ साक्षर भी बसते हैं। आपका लिखा हमने पढ़ा है, आपकी बनाई हुई कुछ फिल्में भी देखी हैं, इसलिए हम पूछते हैं कि आप भारत आकर भारतीयों पर फिल्म बनाने की जरूरत कैसे कर रहे हैं? आप भगौड़े हैं तिवाड़ी जी महाराज, आपकी समझ किताबी है, आपका सौंदर्य बोध कर्मकांडी और अनुष्ठान प्रिय है। आपका यहीं का ब्राह्मण होना पर्याप्त चिंताप्रद था। अब तो आप फ्रांसीसी अमेरिकी ब्राह्मण भी हैं। भगवान, भारत पर आपसे फिल्म बनवाने से तो बेहतर है कि किसी लुईमाल से बनवा ली जाए। उसकी फिल्म केवल भदेश होगी। आपकी भदेश ही नहीं, भावुक और कमीनी भी है। कमीनों की कला भी कमीनी होती है, यह तो आपसे छिपा नहीं। आपसे निश्चय ही कुछ छिपा नहीं है, न मेरे बारे में न मेरी प्रस्तावित फिल्म के। आप तो भविष्य वक्ता भी होंगे। जी हाँ, इतना तो मैं बता ही सकता हूँ कि जागृत भारतवासी आपके साहित्य और सिनेमा को शौच के बाद इस्तेमाल करने लायक भी नहीं समझेगा और आप उस भारतवासी को जगाने के लिए विदेश बचेंगे। मैं सर्वज्ञ नहीं, लेकिन कमीने के लिए कमीनों को पहचान पाना मुश्किल नहीं होता, डीडी ने कहा कहकर उदास हुआ है। डीडी ने लड़कैंदे उत्साह में गुलनार को डीटीसी की भरी बस में चढ़ा दिया है। इस बस पर किसी कॉलेज की इवनिंग शिफ्ट के छात्रों का राज है। वे बदतमीजी कर करके, ठोस बातें कह कहकर यात्रियों को चुनौती सी दे रहे हैं कि हमसे उलझ कर देखो। डीडी और गुलनार का विदेशी जोड़ा उनके लिए आदर्श पात्र है। बात मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़िया मिल गई, हाय बुढ़िया मिल गई से शुरू हुई थी, लेकिन अब अश्लीलता को प्राप्त हो गई है। लड़कों की अंग्रेजी कमजोर है किंतु कल्पना प्रबल है। एक शब्द फक्का व दसियों तरीकों से सदुपयोग कर रहे हैं। बीच बीच में वह बर्तन जब 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 रे प्रीत की माला, इससे कीर्तन सा भी कर रहे हैं। प्रीत की माला की जगह इंग्लिश बाला डालकर लड़कों की बेशर्मी से घबराकर शरीफ लोग आगे की ओर चले जा रहे हैं। इन शरीफों में डीडी और गुलनार भी शामिल है। आधे लड़के अगले स्टॉप में उतरकर आगे से बस में चढ़ते हैं और शरीफों का घेराव करते हैं। उनमें से एक झूमता हुआ आता है, कुछ बस के, कुछ अपने नृत्य के धचकोलों से गिरता पड़ता सा। अरे रे रे संभालो मुझको मेरे यारों, मैंने नहीं पी, वह प्यार का नशा है, ऐसा गान कर रहा है वह। नाचते गाते वह गुलनार पर गिर पड़ता है और अभद्रता पराकाष्ठा पर पहुंचा देता है। डीडी उसे उलझ लेता है और लड़के प्रसन्न होकर डीडी की पिटाई शुरू कर देते हैं। फॉरेनर का मामला समझते हुए ड्राइवर बस रोक देता है। गुलनार डीडी का हाथ पकड़कर खींचती है, उतारती है, लेट्स गेट डाउन कहती है। लड़के जो उतरते को जाती हुई गुलनार के अपने पंजों और उंगलियों से सेवा करते रहे थे, अब कहते हैं लेट मी गेट अप जानी। उतर कर डीडी मुट्ठी तानता है, जाते हुए बस की ओर एक मोटी सी गाली देता है। बस के दरवाजे पर खड़े हुए लड़के अश्लील मुद्राओं से उसे उल्लासपूर्ण विदाई देते हैं। उस शाम डीडी नगरीकरण, उपभोक्ता संस्कृत जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उपयुक्त समाजशास्त्री टीका के साथ यह किस्सा कुछ मंत्रियों और अधिकारियों के मध्य सुनाता है और वे कहते हैं लेकिन आपको तो गाड़ी दी गई है ना, आप बस पर क्यों गए? यह सुनकर और भी दुखी होता है।
डीडी अपने एक साहित्यिक मित्र के यहाँ आमंत्रित है। मित्र के मकान के पीछे एक नया मंदिर बना है। मंदिर का स्थापत्य भ्रष्ट है, मूर्तियाँ बाजारू हैं। उचक्के से दिखने वाले एक स्वामी जी यहाँ प्रवचन कर रहे हैं। प्रवचन में विभिन्न चीज़ों का अनुपात इस प्रकार है: गीता और मानस की भ्रष्ट टीका 20%, धर्म और दान की महिमा पर स्वामी जी के अपने उद्गार 20%, हारमोनियम, करताल, ढोलक के साथ फिल्मी तर्जों पर भजन कीर्तन 40%, शेरो शायरी 10%, उपस्थित अनुपस्थिति लोगों का लताड़ 10%। स्वामी जी बीच बीच में कहते हैं श्री राम जय राम, और भीड़ उत्साह से कहती है। न कहे तो स्वामी जी लानत भेजकर उससे कहलवाते हैं जय राम जय राम। यह सारी कार्रवाई लाउड स्पीकर से प्रसारित की जा रही है। मित्र के यहाँ एकत्र साहित्यिकों से बात करना मुश्किल हो रहा है, और दुर्भाग्य की साहित्यिक बंधु जो बातचीत कर रहे हैं उसका डीडी को साहित्य से वैसा ही उतना ही संबंध मालूम हो रहा है जैसा और जितना इन स्वामी जी का धर्म से, इस मंदिर का, गंगोली हाट के मंदिर से। साहित्यिकों के इस जमघट में उसे ढेर सारी गालियाँ मिली हैं, चाटुकारिता मिली है, और कभी कभी एक कोने में ले जाकर यह सूचना भी कि मेरी पुस्तक में फिल्म बनाए जाने की अच्छी संभावना है, तुम्हारा जैसा कोई कलात्मक दिग्दर्शक हो तो। बातचीत का मुख्य विषय रहा है साहित्य जगत में व्याप्त फ्रॉड। डीडी के लिए यह तय कर पाना कठिन हो रहा है कि वह स्वामी जी के प्रवचन से अधिक दुखी हो रहा है या साहित्यिकों की बातचीत से। हल्द्वानी बहुत ढूंढने पर यह घर उसे मिला है। बाहर एक फटेहाल लेकिन फंटूस किस्म का लड़का दरवाजे को तबला बनाए हुए गा रहा है। दोस्ती इम्तहान लेती है। बब्बन है? डीडी पूछता है। कौन बब्बन? लड़का पूछता है और गाता है दोस्तों की जान। शिव प्रसाद तिवारी, रोडवेज वाले। लड़का भीतर की ओर मुँह करके आवाज़ देता है और फिर गाता है दोस्तों की जान लेती है, आशिकी इम्तहान लेती है। पुकार सुनकर बब्बन बाहर आता है। अकाल वृद्ध वह आगंतुक को विस्मय से देखता है। डीडी मुस्कुराता है। अभी ओए मुकेश के पहचान नहीं रिया है? मैं डीडी बगड़ गांव वाला तेरा बिरादर। बब्बन उसे गले से लगा लेने के लिए बहुत उत्साह से बढ़ता है और निकट आकर ठिठक जाता है। डीडी उसे गले से लगा लेता है। डीडी चाहता है कि बब्बन मौज मस्ती वाली बातें करे, लेकिन बब्बन के पास कुछ दुखड़े हैं रोने के लिए। उसके लड़के नालायक है। बड़ा लड़का किसी तरह BSFA वायलेंस में कांस्टेबल लगा है। छोटा यह गवैया ससुरा हीरो पढ़ता बढ़ता है नहीं। इसे दया के पास भिजवाऊंगा, बम्बई शायद कोई चांस भिड़े। दया का बहुत अच्छा कारोबार है। बड़ा लड़का IAS। बब्बन की तो बस लड़की लायक है थोड़ी। BA B.Ed किया है, यही पढ़ाती है एक प्राइवेट स्कूल में। शादी करने की सोचते हैं लेकिन अच्छे लड़कों का अकाल हो गया है। जितने अच्छे खानदान थे सबकी संतान सिफर निकली ससुरी। जितने ऐरे गहरे थे उनके बच्चे टॉप पर पहुंच गए हैं। बब्बन कह नहीं रहा है लेकिन डीडी सुन रहा है कि वह भी किन्हीं ऐरे गहरों का बच्चा है जो टॉप पर पहुंच गया है। बब्बन और उसके मध्य मैत्री स्वर छिड़ ही नहीं पा रहा है। बब्बन एक और उसे आवश्यकता से अधिक आदर स्वयं दे रहा है, अपने बच्चों से मिलवा रहा है, और दूसरी ओर वह डीडी की कही हुई किसी भी हल्की फुल्की बात में अपने प्रति निरादर की अनुभूति कर रहा है। किस्मत मुकद्दर यह सब इतना दोहरा रहा है। वह मानो कहना चाहता हो कि डीडी तू है तो मेरे सामने कुछ भी नहीं, कुछ हो गया है तो मुकद्दर से। लायक लड़की द्वार बनाकर लाई गई चाय और नालायक गायक लड़के द्वारा बाजार से लाई गई बर्फी नमकीन डीडी को अच्छी नहीं लग रही है। इन कड़वी बातों के साथ ग्रहण करते हुए, यह नहीं कि बब्बन कड़वाहट के साथ कोई बात कह रहा हो, कह वह हंस ही रहा है। कड़वाहट उसकी भंगिमा में है। आखिर डीडी कहता अच्छा अब चलता हूँ। ठहर, बब्बन कहता है घर आया है, कहाँ तो रहना चाहिए था 2-4 दिन। एक अंगुल पिठिया भी नहीं लगवाएगा, अपनी भाभी से भी नहीं मिलेगा। भाभी एक दुबली पतली सी बीमार सी औरत है। गुमसुम डीडी की किसी बात का भी जवाब नहीं देती है। गूंगी है कहता है बब्बन, और इसी गूंगी से वह फुसर फुसर कुछ बातचीत करता है। गूंगी एक ट्रंक खोलकर तह की हुई साड़ियों के बीच से 500 रुपये का इकलौता नोट निकालकर बब्बन को पूजा की थाली के साथ दे देती है। बब्बन डीडी के कपाल पर एक अंगुल पिठिया यानी तिलक लगाता है और उसकी हथेली में 5 का वह नोट रख लेता है। नमस्कार कहता है, वह तेरा दद्दा हूँ। डीडी झुककर पाँव छू लेता है। अब बब्बन उसे उठाकर गले लगाता है और धौल धप्पा करता है। डीडी लायक लड़की को पुकारता है, कहता है पहला अंगा कर। वह पाँव छू देती है। डीडी बटुए से निकालकर 100 का एक नोट उसे दे देता है। वह झिझकती है। बब्बन के चेहरे पर रंग आते जाते हैं। डीडी ने गलती की है। कायदे से उसे वही 5 का नोट इस लड़की को दे देना चाहिए था। ले बब्बन कहता है, मुकद्दर से मिलता है ऐसा कक्का? मुकद्दर से मिला ही तुझे दे रहा है। ऐसा करना बच्चे, इसमें से तेरे लिए एक लॉटरी टिकट जरूर ले लेना। क्या पता तेरे बाप का मुकद्दर भी जाग जाए इसके मुकद्दर से। अल्मोड़ा शहर कुछ बदल गया और डीडी दुखी है। शहर फिर भी कुछ पहले जैसा ही है और डीडी दुखी है। कभी डीडी ने चाहा था कि सारे कुमाऊनियों को पंजाबी
बना दिया जाए। इस बीच काफ़ी पंजाबी बस गए हैं शहर में, बाहर तो जैसे उनका ही हो गया है। और डीडी दुखी है, ये पंजाबी धड़ल्ले से पहाड़ी बोल रहे हैं, पहाड़ियों जैसे दिख रहे हैं। बाजार की भीड़ में कहीं पहाड़ी ऐसे होते हैं जो पंजाबियों जैसे दिख रहे हैं, पंजाबी बोल भी रहे हैं और डीडी दुखी है। तब के कई संपन्न घरों पर ताले पड़े हैं, उनमें कोई अजनबी आ बसे हैं। तब के कई विपन्नों ने अच्छे घर बना लिए हैं। डीडी दुखी है, डीडी जो तब का विपन्न और अब का संपन्न है। कभी के अत्यंत शक्तिशाली और संपन्न समझे जाने वाले एक परिवार के पुश्तैनी मकान की जगह सिनेमा हॉल खड़ा है और सिनेकार डीडी दुखी है। डीडी दुखी हो रहा है कि उसे यहाँ से वहाँ तक सड़क पर बार बार रुककर नमस्कार नमस्कार कहते कहलवाते चले जाने का सुख नहीं मिल रहा है। उसे वे लोग भी नहीं मिल रहे हैं जो व्यंग से कहते, ओहो डायरेक्टर साहब क्या हुआ, अमेरिका वालों ने निकाल दिया क्या आपको। डीडी मिठाई की दुकान में खड़ा है और चाह रहा है सारा शहर उसका परिचित हो, सारे शहर को वह मिठाई खिला सके। एक राह चलते अधेड़ को पहचान कर वह आवाज़ देता है, आनी डियर। राह चलता पास आकर कहता है, आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। डीडी सकपका कर कहता है, आप आनी नहीं हैं, आनंद मोहन पंत रेलवे वाले। राह चलता मुस्कुराता है, जी नहीं, मैं श्याम सुंदर जोशी हूँ। कई लोग मुझे आने से कंफ्यूज कर जाते हैं। राह चलते के साथ वृद्ध पूछता है डीडी से, आप कौन हुए। आंखों से साफ दिखता नहीं, अब आवाज़ से भी फ्लैश नहीं कर पा रहा हूँ। डीडी कहता है, मैं डीडी हुआ, दुर्गा दत्त तिवारी, बगड़गांव मथुरा दत्त जी का बेटा। मेरे फादर को तो आप खैर क्या जानते होंगे, बहुत अर्ली डेथ हो गई थी उनकी। CS तिवारी जो नहीं थे दिल्ली में, जो अंडर सेक्रेटरी फाइनेंस रिटायर हुए, वह मेरे एक अंकल ठहरे। और वृद्ध कहता है, समझ गया यार मैं, देविया टैक्सी हुआ तो कब आया अमेरिका से, कहाँ ठहर रहा। डीडी कहता है, मैं कल शाम आया, सर्किट हाउस में ठहरा हूँ। आप कौन हुए, मैंने नहीं पहचाना। वृद्ध कहता है, हम भ्राता हुए यार, सारे जगत के। तेरे भी मोतियाबिंद हो गया क्या मेरी तरह से। डीडी पाँव छूता है, ओहो पूरन कक्का, आपकी तो शक्ल ही बदल गई। मेरा मुंह वेदांती हो गया, पूरन भ्राता कहते हैं। बुढ़ापे में वेदांत ही होने वाला हुआ रहेगा, हफ्ता दो एक। मैं कल गंगोली हाट चला जाऊंगा, डीडी कहता है। मेरे कैमरामैन प्रोड्यूसर आ जाएंगे शाम तक। मैं 2 दिन पहले चल पड़ा कि भेंट घाट कर लूँ, कोई पहचान वाला नज़र ही नहीं आया। यहाँ कौन आएगा नज़र अल्मोड़ा में, भ्राता हंसते हैं। यहाँ तो पहले भी लोग बाग रिटायर होकर इसलिए आने वाले ठहरे कि विश्वनाथ में उन्हें फूका जा सके। अब तो वे सब राजघाट में ही फूकने के लिए क्यों लगाए हुए हैं। तू यहाँ क्या कर रहा है मिठाई की दुकान में। मैं इस इंतज़ार में था कि कोई पहचान वाले मिले तो मिठाई खिलाऊं और खाऊं अल्मोड़ा लौटाने की खुशी में। एक तो मैं ही मिल गया भ्राता, मैं माता ठहरा वेदांती। बाल चॉकलेट खाऊंगा नहीं, सिंगौड़ी ले सकता हूँ, इस श्यामा को खिला बाल। यह मेरा जवाई ठहरा, छोटी लड़की कुसुम का चुपलो। कुतालगांव गिरीश डिप्टी साहब का छोटा लड़का बंगलौर में काम करता है, HAL में। नमस्कार कह भ्राता। यह डीडी ठहरा, फेमस क्या कहते हो डायरेक्टर फिल्मों का, अमेरिका में रहता है। हमारी तरफ से तो जो होती होगी फिल्म है या ना, कंगन के बाद जिसने देखी होगी फिल्म। लेकिन लोग कहते हैं अच्छा पैसा पीट रहा है लड़का अमेरिका में। मिठाई खाते खिलाते हुए डीडी भी दुखी हो रहा है। बबली से मिला कि नहीं भ्राता, पोपले मुँह से सिंगोड़ी चपचपाते हुए पूरन भ्राता पूछे हैं। बबली दी तो बब्बन बता रहा था नैनीताल में है, जहाँ उनका लड़का रिसर्च कर रहा है। जीजा जी रिटायर हो गए, सुना बीमार चल रहे हैं। ठीक सुना भ्राता, इसलिए बबली भी आज ही यहाँ आ रही है। अपने गाँव चितई जाएंगे वे लोग, पूजा करवाएंगे। कहाँ ठहरी है बबली दी। बिष्टाकुड़ा दुर्गौली कंजा के यहाँ। जानने ही वाला हुआ तो तेरी बुआ हुई। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी जिंदा है दुर्गुल बुबू, 80 से ज़्यादा की होंगी, बहुत ज़्यादा की। 75 तो मुझे होते हैं ये अब। कैंजा कम से कम 87 की होंगी। डीडी पहुंचा है विष्टाकुड़ा मिठाई का एक बड़ा एक छोटा डब्बा लेकर, उस बुआ के पुश्तैनी मकान में जो नैनीताल के सरकारी क्वार्टरों में बालक देवी दत्त को बंद कर जाती थी। वह कहीं भाग न जाए गंगोली हाट। उस बबली दी से मिलने जिसने एक मातृहीन भंगीहीन सखीहीन बालक और किशोर को पहली बार उस मांसल और नाटकीय पहले से परिचित कराया था जिसे नारी की संज्ञा दी गई है। बबली दी को वह जब भी याद करता है उसे उनके किशोर उरोज याद आते हैं, जिनके बीच उन्होंने एक अनाथ बालक का सिर नैनीताल में पहली भेंट में चिपका लिया था और बहुत लाड से उसके सिर पर हाथ फेरा था। इन्हीं बबली दी के लिए है मिठाई का बड़ा डब्बा छोटा दुर्गुल बुबू के लिए। दुर्गुल बुबू आंगन में बैठी धूप सेक रही हैं। उनकी कमर बिल्कुल झुक चुकी है, उनकी मोटी भौंहों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं और इन भौंहों के नीचे आंखें अब भी बड़ी बड़ी होते हुए भी काला बिंद से बुझ चुकी हैं। सुन बहुत कम पाती हैं, इसलिए बोलती ही चली जाती हैं। वह डीडी को बब्बन समझे और बब्बन के पिता के बचपन के किस्से धारा प्रवाह सुना रही हैं। डीडी को चीख चीख कर कहना पड़ा है, मैं देविया हूँ, बगड़गांव मथुरिया का लड़का। मथुरिया मैं जानने वाली ही ठहरी, मेरा भाई हुआ छोटा। क्यों आज तुझे मथुरिया की याद आ रही है बब्बन? बुढ़िया पूछती है। मैं बब्बन नहीं हूँ, मैं मथुरिया का बेटा देवी। क्यों नहीं होगा देवी भक्त,
शिव देवी सबका भक्त ठहरा मथुरिया, और कुछ काम जो थोड़ी हुआ उसका जोगी ठहरा जोगी। एक और ही जैसा हुआ, वह आंखें तो हम सबकी बड़ी हैं, उसकी कहते हो अंधेर ही बड़ी बड़ी ठहरी। देखकर डर जैसा लगने वाला हुआ, लंबा चौड़ा भी खूब भी ठहरा। वह साण हुआ साण, बस अपने ही सुर में रहता था। पहले वह ब्याह ही नहीं करने वाला हुआ, किसी तरह उसे मनाया। कुंवारी खोला बंसीधर बेजियों की बेटी से हुई उसकी शादी। छोटी छोटी सी ठहरी, कुल इतनी सी, कुछ जान ही नहीं उस लड़की में। चतुर्थी कर्म के बाद जब मथुरिया परुली के पास पहुंचा, परुली था उसकी घरवाली का नाम। 3 बहनें ठहरी वो, सबसे बड़ी हुई रकुली जो तुम्हारे सुनौली गढ़श्रीधर वकील से ब्याही ठहरी। बीच की यह परुली हुई, सबसे छोटी भगुली हुई जो तुम्हारे बिसाड़ के भट्टों में ब्याही हुई है, जीवानंद कप्तान के बेटे से लखनऊ। क्या कह रही थी मैं भाऊ? आंखें बड़ी बड़ी डरावनी। हाँ आंखें, मथुरिया की आंखें बहुत डरावनी हुई। कहा जब चतुर्थी कर्म के बाद वो अपनी औरत के पास गया, तब उसने उस बिल्ली की बच्ची जैसे का मुंह ऊपर उठाया और ऐसे उसे देखकर कहा ओम ओम। वह मारे डर के थर थर काँप गई, बन दौड़ के नीचे आ गई। आवाज़ भी कम जो डरावनी क्या हुई मथुरिया की, गरगर की आवाज़। सिबो डरी ही रही हमारी मथुरिया से, वह परुली बेचारी जितने दिन भी जिंदा रही, डरी रही, दुखी रही। सिबो वो तीनों बहनें अभागन ही निकली। रकुली तो जतकाली ही नहीं हुई कभी, बगुली के 2 बच्चे लाटे निकले। परुली की कुल 1 औलाद हुई। मैं परुली का बेटा देबिया हूँ। हाँ, परुली का बेटा देबिया हुआ, मैं जो क्या नहीं जानती। एक वही औलाद ठहरी मथुरिया की। देबिया हुए कि 6 नहीं 8 या शायद 6 ही महीने बाद मर गई परुली। मथुरिया ने फिर ब्याह नहीं किया, खुद भी वह खत्म हो गया परुली से 1 साल पीछे। बच्चे को अग्रुण जाकर बचुल दी को दे आया। सिद्धि वाला हुआ जोगी, बुलाने वाले हुए लोग उसे दूर दूर से। जादू दिखाने वाला हुआ और ही, प्रश्न विचार करने वाला हुआ गजब। तो घूमता रहा, कभी जयपुर, कभी रीवा, कभी कलकत्ता, कभी दिल्ली। लौट कर आया तो पहले ही बचुल दी को वह पैसे भिजवाए जो कमा कर लाया ठहरा। फिर सबसे कहा कि मैं उड़ जाने का जादू दिखलाऊंगा बल। गांव में आसपास ठहरे उसके भगत लोग, भीड़ जमा हो गई। ऊंचाई पर एक निकली हुई चट्टान जैसी थी, वह उस पर जाकर खड़ा हो गया। नीचे गगास नदी ठहरी, उसी के किनारे लोग खड़े ठहरे। वहां उसने हाथ जोड़कर ध्यान लगाकर जो किया होगा तंत्र मंत्र, फिर एक मारी उसने छलांग हवा में ओम कहकर। पहले ऊंचा उठा हुआ उड़ता रहा, कुछ नीला नीला उजाला जैसा उसके भीतर से निकला बल। फिर प्यांच उसका शरीर गगास में गिर गया। जिसने भी देखा कांप गया, थरथराहट मच गई बल। एक और ही सा हुआ मथुरिया, एक और ही सी मौत भरा भी। जाने कैसे हुआ होगा वैसा। हमारे यहाँ तो तंत्र मंत्र वाले लोग हुए ही नहीं। क्यों आज तुझे मथुरिया की याद कैसे आ गई बब्बा नौ? तेरा तो वह देखा ही नहीं ठहरा, उसका बेटा हुआ तेरा साथी। मैं मथुरिया का बेटा हूँ, अमेरिका से आया हूँ। हाँ, अमेरिका में रहता है वह, किसी मीम के साथ गया कह रहे थे। पहले उसने शास्त्रियों की बेटी के साथ वैसा तमाशा किया, फिर भाग गया किसी मीम के साथ। लोग बदनाम करते हैं मेरे लिए तो वह मथुरिया का बेटा हुआ, और झूठ क्यों कहूँगी, मेरे लिए अच्छा ही हुआ। अमेरिका तक से मेरे लिए पैसे भिजवा रहे थे। वाह, मैं तुझे क्या बता रही हूँ, तेरे ही हाथ भिजवाए ठहरे उसने पैसे। अपनी दीदी से मिलने आया होगा तू। सिवा बहुत परेशानी हो रही बबली, आफत कर रखी उसके घर वाले ने। मेरे मुंह के सामने ही बैठी रह ऐसा कह रहा। मैं मर रहा हूँ, बलटट्टी पिसाब सब बबली को ही करानी हुई। खाना भी अपने हाथ से खिलाना हुआ। भाई बीमारी तो होती ही है, बुढ़ापा भी आता है, घबराने से तो कुछ होता नहीं। मुझे लो कोई एक बीमारी जो थोड़ी हुई मुझे, उम्र भी हो गई है काफ़ी, 90 होते हैं अब मुझे। तुम्हारे चंपा नौला हंसादत्त जी जब साहब की घरवाली रधुली को 72 की बता रही थी परसों, यह जिस साल हुई उसी साल मेरा सुरेश हुआ। अभी कल ही किसी याद है मुझे, रधुली की ईजा हिमूली का मुझसे बहुत स्नेह ठहरा। जल्दी मर गई बेचारी, मेरे साथ के सब जाते रहे। मुझसे बड़ी कहने को एक रमेश की ईजा तुम्हारी कांतुली झिझाड़ वाली, वह भी पिछले साल ख़त्म हो गई। ख़त्म भी नवमी के श्राद्ध के दिन हुई बल। मुझसे 4 जने 5 साल बड़ी बताती थी अपने को कांतुली। तुम्हारे रमेश झिझाड़ की ईजा पपटौल बहुत सुंदर बनाती थी कांतुली। गली वालों की बेटी हुई वह। पपटौलिया जोशी ठहरे गली गल्लैब जोशी। कांतुली के बाबू हेमचंद्र जी हुए रेंजर सब। क्यों आज तुझे कांतुली की याद क्या आ रही हो गई रे बब्बनो? डीडी जर्जर मकान की जर्जर सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा है। अंधी बहरी बुढ़िया धूप के लिए आंगन में उसे समक्ष उपस्थित मानते हुए मिठाई का डिब्बा खोलते हुए अब मिठाइयों के विषय में, मिठाई के शौकीनों के विषय में, मिठाई जब जब खाई खिलाई गई उन अवसरों के विषय में अपने संस्मरण सुना रही है बब्बन को। बुढ़िया के महीन और भिनभिनाती सी आवाज़ सुने मकान में गूंज रही है। मकान इस प्रतीक्षा में है कि बुढ़िया मरे तो मैं विधिवत मर जाऊं।
आजा डीडी भाऊ, यहीं आ भीतर खंड। मैंने तेरी आवाज़ सुन ली थी। क्या करूं, इन्हें छोड़ना नहीं हुआ एक मिनट। बबली दी की आवाज़ उसे सुनाई दे रही है और उस आवाज़ और किसी के कराहने के स्वर को पकड़े हुए वह अंधेरे में आगे बढ़ता जाता है। भीतर वाले कमरे में किसी आयुर्वेदिक तेल की गंध भरी है। अंधेरे के अभ्यस्त हो जाने पर आंखें देखती हैं, एक गूदड़ पर कभी के रोबेले थानेदार साहब असहाय पड़े हुए हैं और अपनी पत्नी बबली से टांगों पर मालिश करवा रहे हैं। आपने यह क्या हालत बना रखी है भिंजू, डीडी कहता है और मिठाई और डिब्बा उनकी ओर बढ़ाता है। वह खाऊं न खाऊं की दुविधा में रहते हैं और फिर एक टुकड़ा खाकर मीठे मुंह से कहते हैं, अरे भाई, तुम ही लोगों ने बना दी है, तुम्हारी इस दीदी और इसके इंग्लैंड में पढ़े डॉक्टर भाई ने। डॉक्टर थोड़ी है, कसाई है। मैंने तो तब भी कितना ही कहा तुम्हारी दीदी से, मुझे मेरे गांव ले चलो, ग्वाल के थान पूजा कराएंगे, जागर लगवाएंगे, ठीक हो जाएगा। रिटायरमेंट से 2 साल पहले मेरा झगड़ा हो गया एक MLA से। अरे हम अंग्रेज के समय के भर्ती हुए पुलिस वाले ठहरे, हम थोड़ी कर सकते हैं इनकी तरह से हाँ सफ़ेद। उस सफ़ेद टोपी वाले ने मुझे बहुत परेशान किया, उसी के लोगों ने मुझे धतूरा खिलाया, उसी ने मुझ पर तंत्र करवाया। इसका इलाज वह कल का लौंडा कर सकता था भला। उल्लू के पट्टे ने मुझे तेज़ दवाएं खिला खिला कर अधमरा कर दिया और कहता यह चला कि भिज्जू आपको कुछ नहीं हुआ। वहम है, सिर्फ वहम। अब तो तू कौन लुकमान हकीम का बाप है जो वहम की भी दवा दिए चला जा रहा है। तकलीफ़ क्या है आपको? कोई एक तकलीफ़ है, उठा बैठा नहीं जाता, टट्टी नहीं होती, सिर चकराता है, नींद नहीं आती, सीने में दर्द रहता है, भूख बिल्कुल नहीं, और साले कहते हैं कुछ हुआ है नहीं आपको। आप वैसे ही घबरा रहे हैं, सारी ज़िंदगी बीत गई पुलिस की नौकरी में, एक से एक गुंडे से तो हम घबराए नहीं, अब साला अपने से ही घबरा रहे हैं। कोई डॉक्टर थोड़ी है इसका भाई, जिसके बाप दादे काशी के पोंगे पंडित, वह साला डॉक्टर हो सकता है कभी? बाप ने की मूर्खानंदी, बेटा दवाबाज। मुझे कुछ तो उस सफ़ेद टोपी वाले ने मार दिया था, रहा साइज डॉक्टर ने मार दिया। ससुराल वालों से समझे भाई डीडी, हमें ऐसे ही मजे मिले हैं। इतनी तकलीफ में मैं हूँ, कभी सालों ने झाँका तक भी नहीं, अजी चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया कि कहीं जीजा जी इलाज कराने ना पहुँच जाए। वह एक साला बब्बन है, इतना भी नहीं हुआ कि कभी झूठे मुँह यह भी लिख दे कि नैनीताल में ठंड बहुत हो गई होगी, हल्द्वानी आ जाइए। वह एक पियक्कड़ है कर्नल। डीडी ने जीजा जी की बातें अनसुनी करके बबली दी पर निगाह टिका दी। थकान और परेशानी के बावजूद उनके चेहरे का लावण्य बरकरार है और देह यष्टि कुछ और स्थूल होने पर भी आकर्षक बनी हुई है। वह होंठ भींचकर मैं चुप रहूंगी की भूमिका का सुंदर निर्वाह कर रही है। उनकी बड़ी बड़ी आंखों की कोर में पानी अटका हुआ है। बबली दी का पति सीधे बबली दी को ही गालियां देने लगा है। उसका कहना है कि यह भी मुझसे थक गई है और यही सोच रही कि कब मरे कब पाप कटे। बबली दी की आंखों की कोर पर अटके हुए आंसू अब बहने लगे हैं। बीमार थानेदार ने बताना शुरू किया कि इनके खानदान की सारी औरतें चुड़ैल निकली, जहां गई बंटा ढार हुआ, सबने नापा भोगा। इस सिलसिले में थानेदार 3 पीढ़ी पीछे तक तफ्तीश करने गया। अगर कोई सधवा होकर मरी औरतें उसे मिली तो उसने पाया कि उसका पति स्वयं डबल जादूगर था। बबली दी मालिश में जुटे हाथों से अब अपना माथा पीटने लगी हैं और दहाड़ दहाड़ कर रो रही हैं। रोते रोते ही वे पति सेवा के लंबे इतिहास पर प्रकाश डाल रही हैं। थानेदार ने कराह कर करवट बदली है, पैतरा बदला है। वह जाप करने लगा है, रोगान से सानुपहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भिष्टान, और बीच बीच में ओ इजू मेरी की गुहार भी लगा रहा है। बबली दी रोना भूल कर उसकी चिंता करने लगी है। सहसा तुष्टा रुष्टा के मध्य उसका कंठ अवरुद्ध हो गया है। उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए हैं। मेरी सांस रुक रही है। वह मरियल सी आवाज़ में कह रहा है, डॉक्टर बुलवाओ। स्त्री ने डीडी भाव को डॉक्टर लेने भेजा है। डॉक्टर ने रोगी का रोग वृत्तांत धैर्य से सुना है। वह इस बात से सहमत हुआ है कि आपको आपके इस साले ने मिठाई का एक टुकड़ा खिलाकर ठीक नहीं किया। आपकी इच्छा हो रही थी तो भी इसे और आपकी पत्नी को रोकना चाहिए था। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन ताकत का और दूसरा नींद का लगाया। थानेदार सो गया है। डीडी भाव ने डॉक्टर को पैसे दिए हैं। बबली दी ने कहा, तो बैठ, मैं जरा हाथ मुँह धो आती, फिर चाय बनाती तेरे लिए। खाने को कुछ भी बना देती भाव, पर यहाँ क्या करते हो, पराया घर ठहराना, अपनी लाई मिठाई ही खा लेना। डीडी ने कहा, नहीं अब मैं चलूँगा, मुझे कल गंगोली हाट जाना है। बैठ हो, तेरे साथ में दुख सुख हो ही नहीं रहे। अपने भिज्जियों की बातों का बुरा जन मानना, ये तो सदा के ही मिजाज के तेज हुए बीमारी से चिड़चिड़े भी हो गए हैं। क्या करते हो आखिर में? इनकी तरक्की रोक ली। बड़ी बेटियां ठहरी हुई अपने अपने घर गई, उनसे क्या उम्मीद करते हो? अच्छे भले खाते पीते घरों में हैं, लेकिन जब देखो तब अपना ही कोई रोना लेकर मेरे पास आ धमकती हैं। मुनिया तो दोनों जजगियों में हमारे यहाँ ही आई। मोहली है पर सिबो समझती है हमारी ईजा के पास कोई खजाना होगा,
था खजाना जब था किया ही तब, अब कहाँ से, पेंशन के पैसों से क्या होता है। लड़का नौकरी से लगता तो कुछ होता, पर कहाँ से, उसकी रिसर्च ही आग लग रही है। इनकी बीमारी में इतना खर्च हो रहा, कुछ कहने की बात नहीं। कभी यहाँ आओ, कभी वहाँ, कभी यह डॉक्टर, कभी वह साधु। हो इन्हें कुछ नहीं रहा, बल मेरी ही किस्मत को कुछ हो रहा होगा भाव। झूठ जो थोड़ी कह रहे हैं तेरे भी जो अभागन ठहरी हम बहनें। किसी का कारोबार अच्छा नहीं हो रहा। उस गुड़िया का इतनी मुसीबत से तो ब्याह कराया, उसके घर वाले ने उसे अलग कर दिया। सुधा का घर वाला स्वभाव का अच्छा हुआ, मगर जिम्मेदारी इतनी हुई उस पर कि हाई तबाही सी मची रहने वाली हुई। बैठो झिट खड़ी, जरा चाय बना लाती, तेरे हालचाल सुनती। सच रे, तूने ब्याह जो नहीं किया होगा। मैं अब जाऊंगा बबली दी, मुझे कुछ काम निपटाना है। कल गंगोली हाट जाना है, पूजा करने जा रहा होगा। नहीं, अपने फिल्म के काम से। तो भी मंदिर जाएगा, मेरी ओर से भेंट भी चढ़ा देना, हाथ जोड़ देना भाव, बबली दी कहती और ब्लाउज में घुसा रुमाल निकालती है। उसमें एक 5 का और एक 2 का नोट है मुड़ा हुआ। कुछ सोचती है और फिर 5 का नोट उसे दे देती है। फिर कहती है, मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ, मुझे तो इनकी बीमारी में अपना ही होश नहीं रह गया। तूने डॉक्टर को कितने दिए रे? रहने दो, कहता है डीडी, तुम यह भी रख लो, मैं चढ़ा दूंगा तुम्हारी ओर से। बबली दी नोट ले लेती हैं वापस। दोनों नोटों को फिर लपेट कर रुमाल में खोस देती हैं अपने उरोजों के मध्य। साड़ी का पल्ला खींचती है उन उरोजों पर कसकर। कहती है, तूने चढ़ाया मैंने चढ़ाया, एक ही बात हुई। मेरे लिए तो तू सगे से भी सगा ठहरा भाव। तेरे जैसों के सहारे ही कटी है मेरी जिंदगी। खुद ही सोचना हुआ, सुझाना हुआ। तेरे जैसे नहीं होते तो कैसे संभालती अपनी गिरस्ती। ये तो जन्म के गुस्सेबाज ठहरे, सबसे लड़ते ही फिरे। इनको नौकरी में, बिरादरी, समाज में इस बबली ने ही बचाया बढ़ाया। ये समझते हैं जो हुआ इनके लड़ने झगड़ने डांटने फटकारने से हुआ। कैसे हुआ वह मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है। खैर क्या हुआ जो लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ा, लोगों को खुश करना पड़ा। अपनों के जैसों की ही खुशामद की ना, और अपने आदमी के लिए ही ना। बबली दी आंखें पोंछती हैं, मुस्कुराती हैं, फिर इतना सा दृष्टिपात से बांध लेती हैं डीडी को। कहती हैं, छी हो, मैं भी क्या अपने दुखड़े लेकर बैठ गई। कितनी दूर से आ रहा, कल तुझे जाना हुआ कहीं और पूरंदा से सुना मैं यहाँ हूँ तो दौड़ा चला आया मिलने। क्या करते हो पराई जगह ठहरी, तेरे भिजियों की हालत हुई ठहरी। नहीं तो कहती रात यहीं खा। वैसे क्या पता अब तुझे मेरा बनाया खाना अच्छा लगता जने नहीं। बड़ा आदमी हो गया है, तुझे अच्छी तरह देखा तक नहीं रे मैंने यहाँ अंधेरे में। फिर बबली दे उसके दोनों बाजू पकड़ लेती हैं, उसे पकड़ कर खिड़की के पास प्रकाश में ले आती हैं। देखती हैं ऊपर से नीचे तक। कहती हैं, राई फिरवा लेना अपने। अगर नीचे दुर्गुल बुबू से तेरी बातचीत की भनक मेरे कानों में न पड़ी होती तो मैं तुझे पहचानती जो क्या। राई परखवा लेना जरूर, राजकुमार जैसा लग रहा है रे। सर्किट हाउस में कौन राई परखेगा। डीडी मुस्कुराता है। बबली दी झूठ मूठ उसके सिर पर न्यौछावर कर देती हैं। कहती है, मैंने ही लगा दी ठहरी नज़र, मैंने ही उतार दी। ठीक हुआ, डीडी मुस्कुराता है। वैसे मेरी नज़र क्यों लगेगी, अपनों की भी नज़र लगती है। देखो, आंखें मटकाकर कहती है बबली दी। अपनों से भी ज़्यादा अपना हुआ तो मेरे लिए डीडी भाऊ। कैसा सच्चा स्नेह हुआ। मुनिया के ब्याह में मेरा हाथ तंग हुआ ठहरा। कहाँ से तूने ठीक समय 2000 भिजवा दिए होंगे। इस समय भी मैं सोच रही ठहरी, हे भगवान, कहीं ये वहाँ लंबी चौड़ी पूजा की जिद कर बैठे तो किससे जो मांगूंगी पैसा, कहाँ से जो आ गया तो ठीक समय पे। मेरे पास इस समय ज़्यादा तो नहीं है, भिजवा दूंगा। ज़्यादा मैं मांग भी नहीं रहा, और भिजवाना क्या हुआ, तू नैनीताल नहीं आएगा क्या। वह शायद हो नहीं पाए, कहता है डीडी। बटुए में से 100 के 2 नोट निकाल कर देता है। बबली दी फिर निकालती है रुमाल, उसमें से 5 का नोट निकाल लेती है और डीडी के दिए 10 नोट उसमें रख कर उसे फिर खोस देती है ब्लाउज में। 5 का नोट देकर कहती है, मेरी ओर से मेरे ही पैसे चढ़ा देना रे। डीडी नोट लेता है, झुककर पाँव छूता है। बबली दी उसे दोनों बाहों से भरकर उठाती हैं, अपनी छाती से लगा लेती हैं, असीसती हैं। डीडी आयुर्वेद तेल की गंध के पीछे एक और आदिम गंध पाता है बबली दी के उरोजों में। तू भी क्या सोचता होगा मेरे बारे में। वैसे मेरे बारे में सोचने की तुझे फुर्सत ही कहाँ हुई, कहती है बबली दी। अब जो क्या चाहिए पड़ रही तुझे बबली दी। मीमी ठहरी वहाँ नीमू खड़ी। सच्ची कभी सोचता है मेरे बारे में। क्या सोचता है। अपने चेहरे को उस आदिम गंध से अलग करके डीडी कहता है, मैं यही सोचता हूँ तू औरत है, दूसरे मुझे मर्द समझते रहे होंगे। मुंह मटका कर हंसती है बबली दी और उसका माथा चूम लेती है। डीडी सीढ़ियाँ उतरता है। आंगन में अब धूप नहीं है। बुढ़िया पोपले मुंह से मिठाई खा रही है और बब्बन को बता रही है कि मथुरिया मिठाई का बड़ा शौकीन बाज ठहरा। जहाँ जहाँ जाने वाला हुआ जादू दिखाने, वहाँ वहाँ की मिठाई लाने वाला हुआ। गांव पहुँचते पहुँचते बासी हो जाने वाली ठहरी वह सारी मिठाई। बासी मिठाई कढ़ाई में डालने वाला हुआ, दूध मिलाकर घोट देने वाला हुआ, एक नई मिठाई बन जाने वाली हुई। घोटमाल कहता था वह उस मिठाई को, घोटमाल।
मथुरिया का बेटा देविया उस बड़बड़ाती बुढ़िया को पीछे छोड़ आया है। अंगूर के मृतपाय बेल से आच्छादित तोरण द्वार को पार कर रहा है वह। उसके आंतरिक मौन को बींध रही है किसी सुदूर पक्षी की पुकार, जूहों जूहों जाऊं जी जाऊं जी। एक बार पलट कर वह देखता है बबली दी को, जो खिड़की से झांक कर कह रही है, नैनीताल नहीं आया तो कुट्टी कर दूंगी। यह औरत उद्जन बम गिरने पर भी किसी तरह जीवित रह जाएगी और मैं उद्जन बम के बारे में सोच सोच कर ही मर जाऊंगा। ऐसा विचार उठ रहा है डीडी के मन में और इस विचार से भी वह दुखी हो रहा है। दिग्दर्शक देवी दत्त, जो अल्मोड़ा आकर मथुरिया का बेटा देविया हो गया है, निरंतर दुखिया होता चला जा रहा है, जबकि वह सुखी होने की कामना लेकर स्वदेश लौटा था। इस दिग्दर्शक ने मानव और शून्यता के साक्षात एक विज्ञान कथा फिल्म की पटकथा भी तैयार की है पिछले दिनों। इसे ज्ञात होना चाहिए कि अर्थपूर्ण परिवर्तन इस सृष्टि में अरबों वर्षों में होती है। इसे यह भी ज्ञात होना चाहिए कि एक मनुष्य का जीवन काल अरबों वर्ष के सामने नगण्य है। यह देवी दत्त समाजशास्त्र का भी विद्यार्थी है। इसे ज्ञात होना चाहिए कि परिस्थितियाँ बदलती हैं, उनके साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं। स्वयं इस देवी दत्त ने चाहा था कि हो, तब इसका बुनियादी परिवर्तन न होने से दुखी होना और परिस्थितिगत परिवर्तन हो जाने से और भी दुखी होना कुछ समझ में नहीं आता। यह कह रहा है इस देश में और समाज में परंपरागत काइयापन और आधुनिक कड़ुआहट का त्रासद सम्मिश्रण हो चला है। क्या हम इससे यह कहें कि तू फिक्रेबाजी कर रहा है? क्या हम इससे पूछें कि घटियापनों की कैसे तुलना की जाती है, कैसे तोले जा सकते हैं वे? क्या जिस घटियापन को तू छोड़ गया था वह इस घटियापन से हल्का था? और तेरे पूर्वजों और उनके पूर्वजों का अगर ऐसा ही तर्क हम मानते चले जाएं तो क्यों यही न कह दे कि बड़के धमाके से पहले सब अच्छा था, बाद में गड़बड़ी होती चली गई। क्या यह विश्वविख्यात दिग्दर्शक, जो टाइम की कवर स्टोरी का विषय बनने वाला है, हिसालुवाद का मारा एक साधारण मनुष्य है? हिसालू एक दरिद्र सा छोटा सा जंगली पीला फल है। बचपन में अच्छा लगता है, जवानी में तुच्छ और बुढ़ापे में स्मरणीय। आहा, हिसालू खाने वाले ठहरे हम। क्या वह जीवन, वह प्रेम, वह रिश्तेदारी, वह जिजिप्सा जो मनुष्य पकड़ और पचा सकता है? आरंभिक संस्कार के उस दरिद्र हिसालू भर ही हैं। डीडी जैसे मनुष्य के लिए इस अकेले बंगले में यह एक दिलचस्प पहेली है मेरे लिए, और मेरे मुंह में स्वाद है हिसालू का। अंततः वे जा रहे हैं लोकेशन देखने। यह नई बनी हुई गाड़ी सड़क है। हिसालूवाद को गाड़ी सड़कों का बनना यूँ भी अच्छा नहीं लगता, और ये सड़कें तो बनाई भी मुख्य रूप से प्रतिरक्षा के लिए गई हैं, प्रगति के लिए नहीं। जंगल पहले से कम हो गए हैं, हिमालय पर बर्फ भी कम दिख रहे हैं। हिसालूवादी डीडी परिवेश संरक्षावादी भी हुआ जा रहा है। गंगोली हाट के निकट एक गांव में गाड़ी रुकवाई है डीडी ने। उसे इच्छा हुआ कि कुछ ठेठ गवारपन की बातें कहे सुने। कुशल बात भल छू तुम्हारी, नानतीन भले छने, दिनाली पाड़ी के छू, गुमरौड़ बुगौड़ साग पात के हरे हो। ठीक तो हो बच्चे मजे से, ढोर डंगर क्या है दुधारू बगैर दूध के, साग सब्जी क्या लगी है, किंतु यह नए भारत का गांव है। गांव वालों ने उसे अफसर समझा है। उनके पास भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं, उनमें राजनीतिक गिरोहबंदी है। उनकी बातें नलटंकी न लगने, बिजली न आने, बेईमान छोटे अफसरों और सिप्पेबाज लोगों की मिली भगत से सरकारी सहायता का समान वितरण न होने के संबंध में है। बेईमानी ऐसी आग लग रहे छे, बिजू खांब लगे गई, बिजुई आई न, टैंकी बढ़िए राखी, खाली पड़ी छू, जब सीमेंट मिलाओ तबे के हो। दो स्थानीय नेता, दो स्थानीय अमीर आ गए हैं। यह देखने भालने की कौन साहब आया है, जिसके साथ इसी जिले के एक परिचित छोटे साहब सूचना अधिकारी सक्सेना भी हैं। अमीर अलग अलग जातियों के हैं, नेता अलग अलग दलों के, लेकिन उनका एक विशिष्ट वर्ग है। उनमें शहरियत अधिक है। वे दरिद्रता के उपसंस्कृत से ऊंचे उठे हैं। शेष गाँव ज्यों का त्यों दरिद्र लग रहा है देवी दत्त को। वे सब गंगोली हाट वाली कुमाऊनी बोल रहे हैं, जिसके उच्चारण का गाढ़ापन यहाँ के लोगों को प्रीतिकर और बाहर वालों को विचित्र लगता है। हला वाली प्रीतिकर बोली बोलने सुनने के बावजूद देवी दत्त को अच्छा नहीं लग रहा है। इस बोली में भ्रष्ट राजनीति बोल रही है। गंगोली हाट नेपाल से तस्करों द्वारा लाई गई, चीन द्वारा नेपाल भिजवाई गई पॉलिस्टर की कमीज पहने ट्रांजिस्टर पर विविध भारती सुन रहा है, और अमेरिका पलट देवी दत्त को बुरा लग रहा है। गंगोली हाट साहब लोगों के लिए प्राथमिक पाठशाला से खस्ताहाल कुर्सियां उठा लाया है। साहब लोगों को बिस्कुट दिए गए हैं और मग में चाय। फिल्म का मामला है, यह जानकर सब आश्वस्त और प्रसन्न हैं, और सभी फोटो खिंचवाना चाहते हैं, फिल्म में आना चाहते हैं। आम धारणा यह है कि अमिताभ बच्चन और रेखा कुछ दिन बाद आने वाले होंगे, जब यहाँ ये सैप लोग सब सेट कर देंगे। देवी दत्त को बिस्कुट भी बुरे लग रहे हैं। क्या इसके लिए एक परात में काली सोयाबीन की लपसी भट्टी परोसवा दे मक्खियों समेत, और इसके साथ 4-5 सिंगुड़वा बहती नाकों वाले बच्चे बिठवा दें उसी परात में खाने के लिए? यह देवी दत्त क्यों आंतरिक मौन में खोया चला जा रहा है? क्या प्रगतिशील देवी दत्त प्रगति विरोधी भी है?
रयांगर पहुंचकर जब सक्सेना गाड़ी को वेरीनाग की ओर मोड़ने के लिए कहते हैं तब डीडी कहता है नहीं, क्यों, वहाँ हम गंगोली हाट रुकेंगे। वह ऐसा है सर, कहते हैं सक्सेना। वेरीनाग रेस्ट हाउस इज़ बेटर। मोर ओवर मैसेज आया दैट के गंगोली हाट PWD बेंगलो खाली नहीं हो पाया है अभी तक। प्रेजेंट ऑक्यूपेंट कल सुबह वैकेट कर देंगे सर, फिर आप चाहे तो हम गंगोली हाट शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन वेरीनाग बेंगलो इज़ ब्यूटीफुल सर। सुनिए सक्सेना जी, हम इतनी दूर से आए हैं, एक बार जाकर धैया छू तो ले, रात को चले जाएंगे वेरीनाग। एज यू लाइक सर। वैसे तो काफ़ी बड़ा बेंगलो है गंगोली हाट वाला, में भी कुछ अरेंजमेंट हो सके, एक रात की ही तो बात है। गाड़ी गंगोली हाट की ओर बढ़ रही है। यह जो भी जगह है परिचित मालूम हो रही है डीडी को। यह दसाईतल है ना, वह कहता है सक्सेना से। मैं यहाँ पढ़ने आता था अगुन गाँव से, केशव दत्त जी का स्कूल था यहाँ। फिर यही बात वह DLZ टैक्सी के पीछे की सीट पर बैठी गुलनार से कहता है और इतनी सूचना अतिरिक्त जोड़ता है कि अगरुन गांव से यह जगह 5 मील से ज़्यादा दूर है। सक्सेना उसे अंग्रेजी में टोकता है और कहता है यह दूरी तो 5 किलोमीटर से भी कम है। डीडी को इससे भी दुख होता है। किसने सिकोड़ दी इस बीच उसके बालेपन की दूरियाँ। वह बाहर को देखने लगता है। जीन और टॉप पहने एक लड़की शानदार गाड़ी आते देख कर रुक गई है सड़क के किनारे। डीडी उसे देख कर हतप्रभ है। बेबी 24 वर्ष बाद भी बेबी ही है, इतना ही। उसने पोशाक दसायन की उस अभिनेत्री जैसी पहन रखी है जिसकी प्रतिभा को दिग्दर्शक देवी दत्त ने बहुत प्यार से सजाया संवारा और जो सज संवर कर एक फैशन फोटोग्राफर के साथ भाग गई। डीडी गाड़ी रुकवाता है, बैक करवाता है। पिछली सीट से गुलनार हंसकर कहती है, नाउ दैट लोलिटा थिंग ऑल ओवर अगेन, यू आर जस्ट बैक फ्रॉम द हैंडसिक लवर बॉय। वह किशोरी प्रेम वाला चक्कर फिर तो नहीं? अभी अभी तो मनोचिकित्सा करा के लौटे हो प्रेमी पूत। बैक होती गाड़ी से डीडी उस बेबी को देख रहा है जिनके ऊपर बेबी आंगियानुमा फीतेदार टॉप पहने हैं जो चुप जैसे स्तनों पर कसा हुआ है और जिसके नीचे जिनके बदरंग नीले तट तक गोरा मांस फैला हुआ है। वह इस बेबी के टटकेपन को गंगोली हाट उच्चारण जितने गाढ़ी लालसा से देख रहा है। क्या इसलिए कि इसके अपना कोई बच्चा नहीं है? यह इसे गोद लेना चाहता है पिता और प्रेमी की संयुक्त भूमिका में, या इसलिए कि इसके माध्यम से वह अपने टटकेपन का आह्वान करना चाहता है? वह भी उसे देख रही है, बड़े बड़े शीशों वाले अपने धूप के चश्मे की एक डंडी होठों में दबाए कुतूहल से मुस्कुराते हुए। हेलो पूछता है डीडी इस जिन्स हिम्मत से। गोइंग माई वे, लड़की अंग्रेजी में ही बताती है कि मुझे रेस्ट हाउस तक जाना है। डीडी आगे का ही दरवाज़ा खोलता है। सक्सेना साहब उतर कर पीछे बैठ जाते हैं। गाड़ी चलती है तो सक्सेना साहब पूछते हैं, यू आर मिस मिश्रा ना मैडम? लड़की जवाब में एस की जगह नितांत अमेरिकी दैट्स राइट कहती है। ये हमारे चीफ सेक्रेटरी की डॉक्टर है साहब। सक्सेना डीडी को सूचित करते हैं, वही ठहरे हैं रेस्ट हाउस में। लड़की पलटकर पिछली सीट पर बैठे कैमरामैन को देखती है। जिज्ञासु होती है उसके उपकरणों के विषय में। प्रसन्न होती है यह जानकर कि ये लोग हॉलीवुड से आए हैं। वह बहुत उत्साह से कैमरामैन और गुलनार से अमेरिका के विषय में बतिया रही है। बता रही कि मैं विद्यार्जन के लिए अमेरिका जाने की जिद कर रही हूँ, मेरी माँ राजी नहीं होती। वह पलट कर बात कर रही है और इस क्रम में डीडी से सट गई है, उस पर गिरी पड़ रही है। डीडी उसे देख रहा है बीच बीच में, किंतु बातचीत में कोई हिस्सा नहीं ले रहा है। वह अपने अतीत के बारे में सोच रहा है जो उसका भविष्य नहीं हो सकता, लेकिन जिसे अतीत मान लेना आत्मघाती निराशा को जन्म देता है। रेस्ट हाउस पहुंचकर सक्सेना साहब गुलनार के साथ भीतर जाते हैं। कैमरामैन रेलिंग के पास खड़े होकर सामने फैले हिमालय को देखने लगता है। डीडी गाड़ी के पास ही खड़ा रहता है खामोश। वह लड़की भीतर जाने को कदम बढ़ाती और फिर लौट आती है। डीडी का धन्यवाद करती है और कहती है, इस नीरस जगह में हॉलीवुड वाले मिलेंगे इसकी मैं कल्पना नहीं कर सकती थी। वह यह जानकर आश्चर्यचकित होता है कि डेव कहलाने वाला यह व्यक्ति इस गंगोली हाट में फिल्म बनाने आया है। मैं तो यहीं पला हूँ, डीडी कहता है अंग्रेजी में। मेरा नाम देवी दत्त तिवारी है। देखने से तो ऐसा नहीं लगता, वह कहती है अंग्रेजी में। देखने से क्या लगता है? देखने से वह कहती है चेहरे पर उल्टी हथेली रखकर हंसती हुई, ऐसा लगता है कि आपका बाप नोर्स था और माँ जिप्सी। डीडी हंसता है और कहता है, दिखती तो तुम भी इस्पाहानी हो लेकिन मिथिला की। मैं भी कुमाऊँ की हूँ, वह कहती है। तैरनौ के छू? डीडी पूछता है, तेरा नाम क्या है? मेरो नाम छू गायत्री। आवश्यक आई एम कांट से। लड़की हंसती लजाती है उल्टी हथेली की आड़ से। डीडी पूछता है, ऐसे हंसना कहाँ सीखा? वह और भी हंसती है। यह प्रश्न सुनकर पूछती है कि हंसना भी सीखा जाता है भला? डीडी हंस नहीं रहा है, देख रहा है उसे अपलक। अनुभव कर रहा है टीस उस अतीत की जो भविष्य नहीं हो सकता। क्या देख रहे हो ऐसे? अपने अतीत का प्रेत? निश्चय वह मुझसे आकर्षक होगा जो मुझ में भी उसे ही देखते हैं।
निर्णय करना कठिन है। ऐसे न देखें, मुझ में आत्मचेत जगा रहे हैं आप, और तुम मुझ में अतीत के लिए पश्चाताप। अरे सच, वह कहती है उसी तरह हंसकर, कितनी रोमानी है आप। क्यों ना हो, माता जिप्सी जो थी आपकी, किसकी याद दिला रही हूँ मैं? किसी की, किसी खास की? खास ही कहना होगा। नाम बताएंगे, शायद मैं जानती हूँ उसे। कोई संभावना नहीं नाम बताने की। बताकर भी तुम्हारे उस जानने की बताइए तो। वह तुम्हारी जुड़वा थी कोई, तुम्हारी जैसी बेबी। बेबी ही कहते थे उसे, यूँ उसका नाम मैत्रेयी था। ओह नो। वह लड़की डीडी के कंधे पर हाथ मारती है, हंसी से दोहरी हो जाती है। कहती है वह लड़की, यह तो अद्भुत संयोग है, मुझे तुरंत जाकर उसे बताना चाहिए। ईजा, ओ ईजा, पुकारते हुए वह दौड़ती है रेस्ट हाउस की तरफ, किसी नचने भालू की तरह, अपने दोनों हाथ मोड़कर सामने उठाए हुए, इधर से उधर लहराते हुए। डीडी स्तब्ध है, यह जानकर कि जो वह समझा हुआ था शुरू से वह सच है। मोड़ से आती है लड़की की आवाज़, माँ तू सोच भी नहीं सकती कौन आया है। मोड़ लेकर अब वे डीडी के सामने है गायत्री और एक औरत जो लड़की की माँ नहीं, बड़ी और कोई बहुत बड़ी नहीं, बहन लगती है। लड़की इशारा कर रही है डीडी की ओर और कह रही है, तेरा बालेपन का साथी और कौन? दिग्दर्शक देवी दत्त और कला संरक्षिका मैत्रेयी आमने सामने है। मैत्रेयी बेबी का ही परिष्कृत संस्करण है, यह देख रहा है डीडी। यह मैत्रेयी बच्ची को झिड़क रही है अंग्रेजी में कि बदतमीजी नहीं करते। वह देख रही है देवी दत्त को, जो उस डीडी का ही अधेड़ और स्थूल हो चुका अमेरिकी संस्करण है। सहसा पहचान में आ नहीं सकता। इसके सामने के वे बाल गायब हो गए हैं जिन पर कभी यह कलगी से निकाला करता था। चश्मा इसने बड़े बड़े कांचों वाला पहन लिया है और इसने उमार शरीफ नुमा मूछें रख ली है। यह डीडी हो सकता है, क्योंकि जो लोग कमरा मांगने आए हैं अमेरिकी फिल्म वाले ही हैं। परिष्कार का ही सहारा लेती है और कहती है, बेबी आप देवी दत्त तिवारी है मेरे ख्याल से। परिष्कार का ही सहारा है डीडी के लिए भी। वह कहता है, और क्या मेरा यह समझना धृष्टता होगी कि आप श्रीमती मैत्रेयी मिश्रा हैं, जो कभी बेबी कहलाती थी। बेबी हंसकर कहती है उसी विदेशी भाषा में, बशर्ते यह याद रखें कि कभी कहलाती थी बेबी, अब नहीं। फिर अपनी बच्ची के कंधे पर दोस्ताना हाथ रखकर वह कहती है, यह तो पगली है, इसकी बात का बुरा मत मानना। बहुत परेशान तो नहीं किया? एक उम्र में सभी पगले होते हैं, वह कहता है। सो तो है, वह मुस्कुराकर कहती है। सवाल यही है कि वह उम्र कहाँ तक खींच ले जा सकते हैं लोग। बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसे कैसी हो गई? वह बातचीत अंग्रेजी में ही जारी रखता है, यद्यपि इस भाषा से उसे आध्यात्मिक सा कष्ट हो रहा है। अच्छा हुआ कि हो गई, बाप पर जाती तो कोई उसकी ओर देखता भी नहीं, शक्ल में ही नहीं स्वभाव में भी। आनुवंशिकी तुमने भी पढ़ी होगी। हथेली की आड़ से हंसने का भी कोई जीन होता है क्या? डीडी मुस्कुराकर पूछता है और सुनता है कि कुछ लोग बात करते हुए रेस्ट हाउस से बाहर आ रहे हैं। बेबी डीडी की बात का जवाब देती है, होता होगा हथेली की आड़ से हंसने का जिन, मारगाट लग जाने का भी होता हो शायद। तुमने शादी नहीं की, ऐसा पढ़ा है मैंने पत्रिकाओं में। की होती तो कौन जाने तुम्हारी बेटी से भी नाड़ा फीता खोलते हुए मारगाट पड़ जाया करती। मैंने शादी की होती, कहता है डीडी, तो मेरे लिए तय करना कठिन हो जाता कि मैं अपने बेटे को अपने जैसा होता देखना चाहता हूँ कि अपनी पत्नी जैसा। डीडी और बेबी देख रहे हैं एक दूसरे को। यह लड़की जो बेबी जैसी दिखती है इन दोनों को देख रही है बारी बारी। इन तीनों को देख रहे हैं गुलनार, सक्सेना और एक थोड़ा स्थूल और नाटा व्यक्ति जो शायद श्याम सुंदर मिश्र हैं। गुलनार परिचय कराती है डीडी का मिस्टर मिश्रा से और कहती है कि आपकी पत्नी तो इस बीच इनसे परिचित हो चुकी हैं शायद। मेरी पत्नी इनसे बहुत पहले से परिचित है, मिश्र जी मुस्कुराकर कहते हैं। डीडी जेब सजाता है। सक्सेना साहब सूचित करते हैं, मिस्टर मिश्रा एक कमरा दे देंगे मैडम के लिए? आप लोगों के लिए ड्राइंग रूम में काट डलवा दी जाएगी। मैं बेरीनाग चला जाऊंगा और सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाऊंगा। सक्सेना साहब बाहर चबूतरे पर मेज कुर्सियां लगवा चुके हैं। टी एंड सम स्नैक्स का प्रबंध करा दिया है उन्होंने। मुख्य अतिथि की रुचि ध्यान में रखते हुए श्रीमान और श्रीमती मिश्रा सिनेमा और साहित्य के विषय में बातें कर रहे हैं। मुख्य अतिथि को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। यह तो वह खामोश रह जा रहा या इस सुसंस्कृत वार्ता में व्यर्थ ही भारत दुर्दशा घुसाए चला जा रहा है, और सो भी बहुत भावुक ढंग से। कवियों वाले तर्क मिनमिनाते स्वर में। मैत्रेयी मिश्र के लिए आवश्यक हुआ कि अमेरिकी नागरिक देवी दत्त को कुछ खरी खोटी सुनाए। विचित्र लोग हैं ये अमेरिकी, जो आधुनिकता का अधिकतम उपयोग कर रहे हैं ठाठ से, और भारत को परंपरा के नाम पर गरीबी और जहालत से चिपके रहने की सीख देने आए हैं। देवी दत्त के अनुसार बात इतनी सरल नहीं है। मैत्रेयी के अनुसार बात इतनी उलझी हुई भी नहीं है जितनी देवी दत्त बता रहे हैं। अगर किसी चमत्कार से देवी दत्त अमेरिका में रहते रहते गांधीवाद या माओवादी हो गए हो तो सबसे पहले वे उलझी फिल्में बनाना छोड़ दें। इस तरह की कलात्मक विलासिता, बौद्धिक जटिलता उन लोगों के लिए पाप ही हो सकती है जिन्होंने निर्धन कृषक संस्कृत को रोमायनित से रंग कर आधुनिकता के विरोध का व्रत लिया हो।
माओवादी होना तो देवी दत्त के लिए कदाचित दुस्साध्य हो, अन्यथा उन्हें एक अदद बंदूक संभालने की सलाह दी जाती। गांधीवादी वह बन ही सकते, लिहाजा क्यों न तकली थाम ले या कुछ गांधीवादियों की तरह शिवाम्बु पान करने लगे। देवी दत्त श्रीमती मैत्रेयी मिश्रा की बुद्धि पर तरस ही खा सकते हैं। वह फिलिस्तीनियों की तरह बात कर रही हैं। दुर्भाग्य से इस देश में एक खास तरह का काइयापन प्रबुद्धता के नाम पर प्रतिष्ठित हो गया है और मैत्रेयी उससे अछूती नहीं रह सकी। यह काइयापन शायद हसनमुख हिंदू मानस की देन है। इसके चलते गरीबी और उपभोग की संस्कृत का वह दारुण समन्वय किया गया है जिसका नाम आधुनिक भ्रष्ट भारत है। इस भारत के लिए प्रतीकात्मकता ही सब कुछ है। तकली थाम लेने से गांधीवाद हो जाता है, बंदूक पकड़ लेने से माओवाद, सेमिनार कर लेने से संस्कृत, चुनाव करा देने से लोकतंत्र, सड़क बना देने से प्रगति, संध्या खोल देने से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति। परिवर्तन श्रीमती मिश्रा यहाँ से होता है और देवी दत्त अपने हृदय की ओर संकेत करते हैं यहाँ से, और वह उचित है कि अनुचित इसका फैसला करने के लिए यहाँ भी कुछ होना चाहिए। अब देवी दत्त अपने मस्तिष्क की ओर इशारा करते हैं यहाँ भी। श्रीमती मैत्रेयी मिश्रा इस बात पर खेद ही प्रकट कर सकती हैं कि जिन भारतीयों का हृदय और मस्तिष्क पर कॉपीराइट था उन्होंने भारत ही छोड़ दिया। इससे वह स्वयं काइयेपन से बच गए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में काइयेपन की महामारी इस देश में तेजी से फैलती चली गई। विदेश में निश्चय ही उनकी उपस्थिति से कुछ वैसा ही सुधार हुआ होगा जैसा हरे राम हरे कृष्ण वाले प्रभुपाद जी की उपस्थिति से। माँ की कुर्सी के पीछे खड़ी लड़की इस बहस को देख रही है, सुन नहीं रही है। शास्त्रियों की बहस होती ही युवाओं है, लेकिन यह तो भूतपूर्व युवा अभूतपूर्व प्रेमियों की बहस भी है। इसलिए बहस करने वालों के चेहरों पर आते जाते भाव निश्चय ही दर्शनीय है। ध्वन्यालेख मिटा दे, बेटी की जगह पर माँ को देखे, माँ की जगह पर नाना को, और एक खिंची हुई चादर का स्मरण करते हुए कोई विचित्र सा संगीत सुने तो यह सारा व्यापार अपेक्षाकृत कम उबाऊ मालूम होगा। गुलनार बहरहाल इस गर्मागर्म बहस से संकोच में पड़ गई है। वह मिस्टर मिश्रा से अलग से बातचीत कर रही है और यह जानकारी पा रही कि मिस्टर मिश्रा कुशल प्रशासक, भले ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना पड़ रहा है। अगर राजनीतिक दखलंदाजी अधिक न हो तो मिस्टर मिश्रा जैसे कुशल प्रशासक देश की समस्याओं का समाधान कर दिखा सकते हैं। गुलनार को यह भी पता चल रहा है कि मिस्टर मिश्रा अपनी पत्नी के परम भक्त हैं। न केवल बात बात में वह उसकी प्रशंसा करते हैं, बल्कि किसी और महत्वपूर्ण भारतीय की बात उठने पर भी यह जरूर कहते हैं, माई वाइफ नोज हिम, मेरी पत्नी उन्हें जानती है। बहस कटुतर होती जा रही है। देवी दत्त उदास होता जा रहा है, इस बात से और भी कि माँ की कुर्सी के पीछे झुकी खड़ी वह ना समझ लेकिन बहुत ही प्यारी लड़की आहा वाली तर्ज में माँ को उखाड़ने और इस अजनबी को जमाने का यत्न कर रही है। सहसा गुलनार कहती है, चलो थोड़ा घूम फिर आए, कुछ तो आज भी देख सकेंगे। मंदिर बहुत दूर है क्या? सक्सेना साहब बताते हैं कि पास ही है। लड़की कहती है, मैं भी जाऊंगी। लड़की की माँ अपने पति से कहती है कि आप भी साथ जाएं। मिसेज मिश्रा खुद नहीं जाएंगी, सामान बंधवाएंगी। मिसेज मिश्रा का विचार है कि रात वेरीनाग रेस्ट हाउस में काट ली जाए और अमेरिकी मेहमानों को यहाँ आराम से बसने दिया जाए। मिस्टर और मिसेज मिश्रा एक दूसरे को देखते हैं। डीडी जमीन को बिटिया मचलती है कि यहाँ रहेंगे, बहुत आनंद आएगा। गुलनार का अनुरोध है कि आप लोग यहीं रहिए ना। मिसेज मिश्रा मुस्कुराते हुए बेटी की जिद और गुलनार का अनुरोध दोनों टाल देती हैं। डीडी ने पैदल चलने के लिए नया जूता पहना, कैनवस का सिपाहियों वाला बूट फीतेदार काट रहा है वह उसे। पता नहीं और भी क्या क्या उसे जो काट रहा है गंगोली हाट में घूमते हुए। एक तो अपना अतीत, दूसरा गंगोली हाट का वर्तमान, तीसरा यह तथ्य कि सक्सेना साहब के मुकाबले में वह गंगोली हाट के विषय में अज्ञानी हो चला है। इस बीच वह कुछ भी कहता है वे गलती निकालते हैं। चौथी चीज़ जो उसे काट रही वह है एक जिन सिम्मस नुमा किशोरी की उपस्थिति। इस किशोरी को उससे छेड़खानी करने में बहुत आनंद आ रहा है। वह उसे लड़ियाना चाहता है, उसे लड़ना चाहता है, पर उसे संकोच होता है। गायत्री है इस लड़की का नाम, मैत्रेयी नहीं, किंतु नाम से क्या होता है। वह एक प्यारी सी लड़की है, बस यही बस। अब डीडी के बस का नहीं, अब क्या कभी न था। मंदिर में कैमरामैन और गुलनार बलि की विधि के बारे में तरह तरह से सवाल करते रहे हैं। कभी दक्षिण से आए रौलों और अग्रन के पंतों से उनकी इस बातचीत में दुभाषियाई का काम कर रहे हैं मिस्टर मिश्रा। यह काम डीडी को करना चाहिए था। आखिर कभी वह अग्रून में ही पला बड़ा है, किंतु उसका मन रम नहीं रहा है। कटे हुए बकरे के सिर पर रौली वगैरह कैसे लगाई जाती है, उसका रक्त प्रतिमा के पास कहाँ टपकाया जाता है, सिर रावलों को ही क्यों देना होता है। अग्रून के परम शर्म पर है। काली मंदिर के पुजारी होने के नाते बलि के अनुष्ठान में उपस्थित रहते हैं, बकरा काटने का काम रावल करते हैं। यह सब सुनने सुनाने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। वह ऐसा साफ साफ सोच या कह नहीं पा रहा है, लेकिन शायद वापस जाना चाहता है रेस्ट हाउस। मैत्रेयी से अंग्रेजी में नहीं, बेबी से कुमाऊनी में बात करने। वह बार बार शिकायत कर रहा है, जूता उसे काट रहा है। मिस्टर मिश्रा सुझाव देते हैं कि आप जाकर आराम कीजिए, हम भी अभी थोड़ी देर में आ जाते हैं।
डीडी चल पड़ता है। सक्सेना साहब आशंका व्यक्त करते हैं, आप रास्ता भूल तो नहीं जाएंगे सर? और यह आशंका डीडी को कुछ और खिन्न कर जाती है। श्रीमती मैत्रेयी मिश्रा सामान बंधवा चुकी हैं। यह समझना गलत होगा कि वह भाग रही हैं। अमेरिकी मेहमानों की सुविधा के लिए उन्होंने रात बेरी नाग में काटने का निश्चय किया है। निस्संदेह मैत्रेयी डीडी नामक प्राणी से इस अकस्मात भेंट से थोड़ी विचलित हुई है। ऐसा नहीं कि मैत्रेयी ने इस संभावना का विचार नहीं किया था कि डीडी उससे कभी मिल सकता है। इतना ही कि उसे विश्वास था कि उनके मध्य सहजता रहेगी, सतही सही पर सहजता वैसी ही जैसी कि दया और उसके मध्य है। उसने अपनी ओर से सहजता के लिए ही यत्न किया, किंतु वह डीडी सहजता आने दे तब ना। एक दिन वह बेबी की नग्न देह पर इस तरह चादर खींच गया था मानो वह बेबी की लाश हो। उस दिन बेबी ने बाहर आकर कहा था कि मैं विधवा हो गई हूँ, अर्थात डीडी मर गया है। जो लोग एक दूसरे को मरा हुआ जान चुके हों उनके मध्य एक मरियल सी सहजता तो होनी ही चाहिए थी। नहीं होने दी उस लाटे ने। इस पगली गायत्री ने जो पहली ही भेंट में किसी से उसकी प्रेमिका का नाम पूछ सकती है और तेरा पुराना प्रेमी आया है माँ ऐसा जोर जोर से कह सकती है, अपनी उपस्थिति से सहजता को और दुस्साध्य बना डाला है। वह बेबी की याद दिलाती है मैत्रेयी को, बेबी की ही याद दिलाती होगी देवी दत्त को। दुर्भाग्य की गायत्री को लाटे पसंद है, कदाचित लाटे पसंद करने का भी कोई जिन होता होगा। दुर्भाग्य की कभी मैत्रेयी को भी एक लाटा पसंद था। परम दुर्भाग्य की वह लाटा विख्यात दिग्दर्शक हो जाने के बावजूद लाटा का लाटा है। नहीं तो क्या कोई इस तरह एक सुरम्य स्थल में सुखद सुसंस्कृत बातचीत के मध्य जबरदस्ती कड़वाहट लाता है? मैत्रेयी इस बात से भी थोड़ी परेशान है कि मैत्रेयी ने इस कड़वी बहस में हिस्सा लिया। क्या मैत्रेयी उस समय बेबी हो गई थी? अगर प्रेम में जब हम होते तबे तुम नाही, अब तुम हो हम नाही वाली स्थिति नहीं आती, द्वंद्व अनिवार्य है, तो क्या प्रतिद्वंदिता भी प्रेम की उपस्थिति का लक्षण नहीं? अगर दूसरा एक द्वार नहीं बन सकता जिसमें घुसकर हम स्वयं दूसरे हो जाएं, अगर दूसरा मात्र एक ठोस दर्पण भर हो सकता है, तो क्या उससे टकरा टकरा कर अपने तक ही लौट आने की प्रक्रिया ही प्यार नहीं है? यह जो झाएँ झाएँ देवी दत्त और मैत्रेयी के मध्य हुई है, क्या वह ऐसे ही प्यार से छलकती झाएँ झाएँ नहीं थी? घृणा इसे कह नहीं सकते। घृणा दूसरे की सूरत नहीं देखना चाहती, घृणा दूसरे को मिटा देना चाहती है। प्रतिद्वंदिता दूसरे की वास्तविक अथवा काल्पनिक उपस्थिति की अपेक्षा करती है। झाएँ झाएँ करते हुए दो प्रतिद्वंदी कभी थक कर किसी उपयुक्त प्रत्युत्तर के अभाव में चुप हो जाते हैं और उनकी आंखें एक दूसरे से कहती हैं, अभी ठहर, तुझे पकड़कर पटक दूंगा और एक पाँव से नाचूंगा तुझ पर। क्या वही मुख चेतावनी मानवीय प्रीति नहीं? क्या अभी हुई बहस की जो मौन अंतराल मैत्रेयी की ठीठ और देवी दत्त की झेपी से मुस्कान को समर्पित थे, वे प्रच्छन्न प्रेम के परिचायक नहीं थे, प्रेम वैचित्र के भी नहीं। मैत्रेयी मिश्र को इस तरह के सिरफिरे सवालों में दिलचस्पी नहीं, किंतु यह तथ्य कि प्रतिद्वंदिता घोषित करने वाली उस बहस के बाद उन्हें देवी दत्त के सानिध्य में अथवा आगामी कोई संध्या बिताने की कल्पना असमंजसप्रद मालूम होने लगी। दिग्दर्शक देवी दत्त रेस्ट हाउस पहुंचकर बाहर चबूतरे पर ही एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। डीडी बनकर उसके कमरे में घुसने का साहस जुटाना है उसे। खिड़की से दिख रही है बेबी चपरासियों को आदेश देती हुई सामान बाहर रखवाती हुई। पहले वह इस कटकन्ने जूते से मुक्ति चाहता है। उसने एक जूता खोल दिया है, अब दूसरे का फीता खोलने चुका है। वह नहीं देख रहा है कि उसे फीता खोलते देख रही है कोई अपने कमरे की खिड़की से। फीता खोलने की कोशिश के बाद डीडी माथा पीट रहा है, यह भी देख रही है वह कोई। अब डीडी फीते लगे बूटे को उतारने की एक हास्यास्पद कोशिश में जुटा है और मैत्रेयी को हास्यास्पद शब्द की प्रथम श्रुति की याद हो आई है। वह हंस पड़ी है। फीता न खोल सकने वाला डीडी अब दृष्टि उठाता है, हंसने वाली को देखता है। हंसने वाली पूछती है, कुमाऊनी में क्या हुआ, मारगांठ लग गई? वह हंसकर जवाब देता है, कुमाऊनी में हाँ, कहाँ, सीप ही नहीं आया कभी। वह बाहर आ जाती है, झुककर खोल देती है गांठ। वह उतार देता है जूता। दोनों बहुत पास पास हैं। यह औरत एक विदेशी सेंट से महक रही है, लेकिन इस महक के नीचे एक और गंध है, बेबी गंध, और उसे यह आदमी भूल नहीं पाया है। वैसे ही जैसे कि बचली बुआ की कोठरी और कपड़ों से आती सीलन गंध सुमड़ेड़ को नहीं भूला है। औरत को फीता खोलते ही तुरंत उठ खड़ा होना चाहिए था, नहीं हुई है। आदमी को जूता खोलते ही सीधा बैठ जाना था, नहीं बैठा है। आराम कुर्सी के चरणों के ठीक आमने सामने है उनके चेहरे। एक चेहरे पर ठीठ मुस्कान है, दूसरे पर झेपी हुई। बेबी कहता है वह झेपा हुआ। मिसेज मैत्रेयी मिश्रा उठ खड़ी होती हैं, पूछती है अंग्रेजी में, कुछ पीने को मंगवाऊं? नहीं, और मुझसे अंग्रेजी में भी मत बोल, वह तो नकर कहता है कुमाऊनी में। मैत्रेयी जाने को होती है, रुक जाती है, कहती है, अगर तेरा मेरा यह झनकर वह झनकर ऐसा हुक्म चलाने का कोई रिश्ता होता है तो मेरा भी एक हुक्म सुन। फीते वाला जूता, नाड़े वाला पैजामा झन पहना कर, तेरे बस की नहीं रे।
यह औरत अब उल्टी हथेली की आड़ में हंस रही है। यह आदमी कह रहा है, मेरे बस का कुछ नहीं रे, भूस हुआ मैं भूस गवार। तू अमेरिका भाड़ झोंकने गया था, जो भूस का भूस लाटे का लाटा ही लौट आया। बिल्कुल नहीं बदल रहा, कोई नहीं बदलता, तू भी कहाँ बदली है रे। एक स्वांग जैसा बना रखा तूने, छिप जो क्या जा रही है तू उसमें, छिप जो नहीं पा रही तभी भाग रही यहाँ से ना। तू क्यों भागेगी, भगोड़ा तो मैं हूँ। जब तू भाग गया ठहरा उस दिन, तब कैसे समझ रहा कुछ नहीं बदला करके। कुछ तो बदला होगा उस दिन ना, और वह दिन फिर नहीं आ सकता, कहता है यह आदमी और दोहराता है इस वक्तव्य को मानो वह इसे प्रश्नवाचक बनाना चाहता हो। एक दिन वहाँ गढ़ानाथ में तूने मुझसे कहा था कि ये सुंदर स्थान पहले भी थे, मैं भी थी, तू भी था। कई बार हम मिल रहे इस सुंदर संसार में और हर बार तू मेरी अयोग्य पाया जा रहा, इसलिए बार बार जन्म ले रहे। कहा था ना, कहा तो था। अब क्या कहता है, अब भी तुझे विश्वास है कि हमारा जन्म बार बार हुआ, बार बार होगा, होता है कोई अगला जन्म? अगर होता हो तो यह आदमी कुर्सी से उठ जाता है, इस औरत के सामने खड़े होकर बेवल स्वर में पूछता है, अगर होता हो तो बेबी, तो बेबी। यह आदमी चाहता है कि यह औरत इस तो का कोई उत्तर न दे, कातर उसे देखे, क्षण भर मुंह फेर ले और फिर चली जाए चुपचाप। किंतु इस औरत के पास इस तो का अप्रत्याशित सा उत्तर है। होता हो तो, कहती है औरत मुस्कुराकर, मैं यही चाहूँगी, यही मनाऊंगी भगवान से कि तू मेरी अयोग्य पाया जाए लाटे। इस आदमी और इस औरत के मध्य वहीं वज्रपात हुआ है। इस वज्र का प्रकाश जिन दो जोड़ा आंखों में कौंधा है, उनका परम प्रतिद्वंदता का भाव शब्दों में बंध नहीं सकता। बार बार तू मेरी अयोग्य ठहरे, बार बार मैं आ सकूँ इस सुंदर संसार में तुझसे पीछा करवाने के लिए। यह औरत उल्टी हथेली की आड़ से हंसती है। इस आदमी के रक्त में अभी तक अनजाना एक हार्मोन प्रभावित हो रहा है, जो कंठ में जाने कैसी शुष्कता, गात में जाने कैसा कंप आदि उत्पन्न कर रहा है। उसके प्रभाव को झुठलाने के लिए वह मुस्कुराने की कोशिश में है। वह मुस्कुरा नहीं पा रहा है, इसलिए होठों पर जीभ फेर रहा है। सौभाग्य से और लोग आते दिखाई दे रहे हैं। अब डिड्डी स्वस्थ हो सका है, मुस्कुराकर कह रहा है तो लुका छिपी के अगले दौर तक के लिए विदा। एक गाड़ी गंगोली हाट से वेरीनाग की ओर जा रही है। मिस्टर मिश्रा स्वयं चला रहे, पत्नी पास बैठी है। पीछे की सीट पर बैठी बेटी माता पिता के मध्य चेहरा घुसाए है अपना। श्याम सुंदर मिश्रा जंगलों में डूबती सांझ देखता है। इस सांझ के प्रकाश में अपनी विचारमग्न पत्नी का चेहरा देखता है। वह स्टीयरिंग से एक हाथ हटाता है और पत्नी की गदोली अपनी गदोली में ले लेता है। पत्नी कहती है, श्याम तुमने उन्हें लखनऊ तो बुला लिया है, लेकिन आगे वह जो कुछ भी निसंकोच कह सकेगी लचर सी सुनाई पड़ेगा पति को, इसलिए वाक्य अधूरा छोड़ दिया है उसने। लेकिन मुझे तो दिल्ली जाना था ना, लेकिन कहीं दया के आईएएस बेटे की शादी उन्हीं दिनों हुई तो, लेकिन गुलनार की पसंद का भोजन हम कैसे बना पाएंगे? लेकिन के बाद वाक्य पूरा करने के लिए कई बातें सोची जा सकती हैं, लेकिन पत्नी चाहती है कि पति इस लेकिन को मात्र लेकिन ही रहने दे, वाक्य पूरा करने का दुराग्रह न करे। पति गदोली दबा देता है पत्नी की। अरे वह तो मात्र औपचारिकता बस कह दिया था, मैं टाल दूंगा उन्हें, वह कहता है। कृतज्ञ पत्नी अपने पति के कंधे पर सिर रख देती है। बेटी जिसके आग्रह पर ही विदा वेला निमंत्रण दिया गया था, पिता के फैसले का विरोध करने को होती है तुनक्कर, लेकिन आधी बात कहकर रुक जाती है। फिर अपना मुंह माँ के कान में रखकर धीमे से कहती है, माँ तुझे पता नहीं तू आदमियों के मामले में कितनी खुशकिस्मत है, और बिना कोई खुलासा किए खिलखिलाती है। माँ बाप भी मुस्कुराते हैं। गाड़ी अब एक मोड़ लेकर दृष्टि से ओझल होती है, उसी के साथ खो जाती है वह खिलखिलाहट भी। अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। दिग्दर्शक देवी दत्त जो रात भर अंट संट सपने देखता आया है, ठीक से सो नहीं पाया है। बाहर बरामदे में खड़ा हुआ चाय पी रहा है। अंट संट सपनों में क्या देखा था यह उसे ठीक से याद नहीं। काठ की तीखी सीढ़ियाँ थी, उनके ऊपर काठ की ढक्कन से थे। उठाओ और ऊपर की मंजिल में पहुँच जाओ। बहुत से लोग थे उस घर में, कोई समारोह था, भेंटड़ा था शायद। विवाहिता लड़कियों को आमंत्रित कर रखा था चैत जीमने के लिए, या शायद भेंटड़ा नहीं था, 13वां या बरसी थी किसी की। सिक्कनी भी बना रखी थी, खीर भी थी, या शायद विवाह था किसी का। पूरन भ्राता वरना क्या कर रहे थे सपने में, ऐपड़ क्यों दे रहे थे। डीडी काठ की उन सीढ़ियों पर चढ़ता रहा था, ढक्कन नुमा फाटक उठाकर ऊपर की नीची छतों वाली मंजिलों में कदम रखता रहा था। लोग थे, हर मंजिल में कबाड़ था, बुढ़ियाएं थे, बूढ़े थे, किस्से थे जो इस तरह शुरू होते थे। उसकी शादी हुई उससे, उन 2 के 6 बच्चे हुए। सामान्य बातों को पौराणिक सी गरिमा प्रदान करने वाले, साधारण लोगों को मिथकीय महिमा से मंडित करने वाले किस्से सुनने वाले बीच बीच में टोकते थे, ऐसा जो थोड़ी, वैसा जो क्या।
फिर वे किस्सा अपने ढंग से सुनाते थे। पता नहीं कौन थे किस्सा सुनने वाले, पता नहीं किसका तो था वह घर, पता नहीं क्या तो वह समारोह हो रहा था वहाँ, पता नहीं फिर भी क्यों बराबर डीडी को सपने लग रहा था कि उसी दिन का किस्सा है, उसी से संबंध कोई संस्कार है, क्या वह पैदा हुआ है, क्या उसका युगोपवीत हो रहा है विवाह, या कहीं ऐसी बात तो नहीं वह मर गया है और यहाँ उसका 13वां हो रहा है। सपने में उसने अपरिचित लोग देखे, किंतु सपना देखते हुए वे अपरिचित नहीं जान पड़े। परिचितों के नाम पर एक पूरन भ्राता थे, किंतु वह बेली हुई पूरी हथेली में रखकर दूर से दौड़ लगाकर कड़ाही तक आ रहे थे और तब उसे हथेली से झटक कर कड़ाही में डाल रहे थे। इस दौड़ भाग में वह इतने व्यस्त थे कि डीडी से बात करने की उन्हें फुर्सत नहीं थी। दूसरे परिचित थे भिज्जियो बोचलू बुआ के मूढ़पति, जो अनाथ देविया को बचपन में हम उम्र मालूम होते थे। अच्छा लगता था यह वयस्क जो लंबा चौड़ा होते हुए भी बच्चा ही था। भिज्जियो की सोई बुद्धि जागे, इसके अनेक उपाय आरंभ किए गए थे। मसलन खान छिदवाना, उनका योग्य पवित्र विवाह भी इसी आशा में किया गया था, किंतु वह मूढ़ के मूढ़ रहे। श्रम खूब कर लेते थे, मोटी छोटी बातचीत भी पूर्वताई उनके बस की नहीं थी। चीज़ों को गौर से देखना और देखकर मुस्कुराना उनकी अस्थायी भंगिमा थी। इस सपने में भी वह यही कर रहे थे। डीडी कुछ भी पूछे वह मुस्कुरा दे। कोई एक लड़की भी थी सपने में, स्पष्ट नहीं हो पाया कि वह जिन सिमस थी, दिसाइन की हीरोइन की बेबी की गायत्री। यह लड़की बराबर देव से पूछ रही थी, क्या यह हो रहा है, ये लोग तुम्हारा क्या करा रहे हैं। और देव यानी डीडी स्वयं न समझ सकने और उसे न बता पाने पर दुखी होता था। चाय पीते हुए जितना भी डीडी ने स्वप्न का विचार किया, उतना ही उसके मन में विषाद भरता गया है। यह दुखी करने वाला एक सपना था जिसे देखकर वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि किस बात के लिए मनी आर्डर भिजवा दे। मुँह हाथ धोकर वह निकल पड़ा है अब रेस्ट हाउस से निर्दोष। गुलनार जो अभी अभी बाहर आई अपने कमरे से, उसे आवाज़ दी है पर वह रुका नहीं है। वह जा रहा है नीचे और नीचे, पगडंडी के आसपास की झाड़ियों की गोयल से बजता हुआ गोयन उसके नथनों में पहुंच रही है। हिमालय का स्पर्श पाकर आई शीतल हवा भी इस धराशायी गू और उस गर्वोन्नत हिम को एक साथ समेट लेने की व्यवस्था का संस्कार है उसमें। गंगोली हाट के मंदिर में घंटियां टिनमिना रही हैं, बकरे में मियाँ नहीं रहे हैं, लेकिन टिनमिनाहट में मिहाट से जुड़ी हैं उसके मन में। कहीं पर ट्रांजिस्टर बज रहा है, संसार के समाचार सुन रहा है गंगोली हाट। कहीं और ट्रांजिस्टर बज रहा है, चाहते विज्ञापन सुन रहा है गंगोली हाट। कहीं पूजा हो रही है, ट्रांजिस्टर सुनते सुनते ही अहम कहलवा ले रहा है, कह ले रहा है गंगोली घाट। मंदिर के पास नौले में एक बुढ़िया पानी भर रही है। यह बचली बुआ नहीं है, इसके साथ जो लगभग नंग धड़ंग लड़का है वह देविया नहीं है। यह गांव डीडी के जाने हुए है, लेकिन यहाँ कहीं उसका पुश्तैनी मकान नहीं है। ऐसे एक गांव में पला है वह, ऐसे ही एक छोटे से घर में जिसकी छत पर कद्दू सूखते रहते थे, जिसके हाथे में पपीते और केले के पेड़ थे, आम और अमरूद के पेड़ नहीं था। आम अमरूद पार घर वालों के यहाँ थे। पहाड़ में ऐसे फल लोग सच नहीं मानते, मगर होते थे, हो रहे हैं यहाँ गंगोली हाट में। कुछ घर बंद पड़े हैं, गिरने लगे हैं मौसम की मार से। इनके लिए मनी आर्डर भेजने वाले, इनमें जो मनी आर्डर पाने बैठे हुए थे, घर कूड़ी न छोड़ सकने वाले दुराग्रही वे मर चुके हैं। यहाँ वहाँ इक्का दुक्का नए पक्के मकान दिख रहे हैं। ये उनके हैं जिनके लिए अपने गांव में घर घुड़ी बनाने का सपना आज भी अर्थ रखता है और जो आज के ज़माने में ही पक्का घर बनवा सकने की हैसियत वाले हो सके हैं। हला से संबोधित कर रहे हैं लोग दूसरे को, कोई उसे रोककर नहीं कह रहा है हला देविया। नीचे साली खेत की गाड़ है, गाड़ सुसाट करती है, सागर के हाहाकार से भी अधिक मर्मभेदी है। पहाड़ी नदी की दबी दबी से इसकी खाट खाता है सुसाट, ऐसा कहते हैं लोग। कभी कोई किसी को बुला रहा है, आओ हरिया या ओला। डीडी का नाम देविया है, हरिया नहीं। देविया को भी पुकारा होता तो न जाने कितने और देविया होंगे इस दुनिया में। हला देविया, डीडी अपने से ही कहता है हला देविया। डीडी ने पगडंडी छोड़ दी है, वह चढ़ता जा रहा है एक टेकड़ी पर। वह पहुंच गया है बाहर को निकली एक चट्टान तक। देविया ने कई बार बचपन में देखी है यह चट्टान मंदिर से आते जाते। सूरज उग रहा है, डीडी नहीं जानता, लेकिन उसके पीछे पीछे काफ़ी दूर पर गुलनार सक्सेना साहब के साथ आ रहा है। यह एक बाहर को निकली चट्टान है, ऐसा ही चट्टान से किसी घर के जोगी ने उड़ान भरी थी। डीडी को इस पर खड़े होकर पसीना छूट रहा है। वह घबरा कर इस चट्टान पर बैठ गया है। सूरज उग रहा है, डीडी रो रहा है। अपने अमेरिका प्रवास में वह कभी नहीं रोया, उदासी भगाने की गोलियां जरूर खाई। खैर जिस तरह वह रो रहा है उस तरह से तो सच पूछिए कभी नहीं रोया पहले, बचपन तक में। वह बीच बीच में रुक नहीं रहा है कि कोई आए मनाए, पूछे क्या बात है, क्या चाहिए। विलक्षण निरंतरता एकाग्रता है इस रुदन में। यह कोई नया अनुष्ठान तो नहीं सूर्य को अश्रु अर्घ्य देने का। किसी ने देश काल में इस डीडी की स्थिति स्पष्ट कर देने के बाद यह तो नहीं कह दिया था इसकी ओर से कि मैं डीडी श्रुति स्मृति और पुराण में वर्णित फलों की प्राप्ति के लिए रोकर सूर्य को अर्घ्य दूंगा। कहीं यह इसलिए तो नहीं रो रहा है कि इसके भीतर जो एक वह है वही सूर्य के भीतर का भी एक वह है, किंतु सूर्य अपनी रश्मियाँ समेट नहीं रहा है कि इसका वह उसका वह देख सके, इसलिए कि इस वह का नाम प्रोटॉन और कहीं कहीं वो
क्वार्क बताया जाने लगा है, इसलिए कि कहीं उसने यह भी पढ़ा है कि सूर्य 6 अरब वर्ष बाद मर जाएगा, इसलिए कि सूर्य के अथवा अपने मरने से पूर्व यह ब्रह्म बेतार पर उसे एक संदेश भेजना चाहता है और इस हेतु प्राचीन सामगान पद्धति से हाउ हाउ और अवार्चनी सैमगान पद्धति से हेलो हेलो दोनों करके देख चुका है और उधर से कोई उत्तर नहीं आ रहा है। किसी रोते हुए व्यक्ति के संदर्भ में ऐसा थुलथुला पंडिताओं परिहास कदाचित आपको अमानवीय प्रतीत हो, किंतु जितना निरंतर है इसका रुदन उतना ही चिरंतन है आपका यह आग्रह शुद्धिजन कि हम इसके रोने की तह में जाएं। इस भावुक स्थापना से भ्रमित न हो कि यह एक आदमी है और आदमी कभी बिना बात भी रोता है। यह कोई साधारण आदमी नहीं है। इस पर टाइम वाले आवरण कथा छापने के लिए राजी हो चुके हैं। इसकी चिंता करती हुई निर्मात्री गुलनार पीछे पीछे से चली आ रही है। अपना जैसा एक बौद्धिक प्राणी रो रहा है और यह आपको शोभा नहीं दे सकता कि इस रोने को सहज मानवीय रुदन मानकर आप भी आंखें भर लाएं या शिवो शिव कहने लगे। मुझे यह शोभा नहीं देता कि मैं इस रोते हुए को लिखता हुआ स्वयं रो पड़ूं। सूखी आंखों और साफ दिमाग से इस रुदन का विचार करना अभीष्ट है। हम यह सोचकर भी संतुष्ट नहीं हो सकते कि कदाचित यह इसलिए रो रहा है कि इसके मस्तिष्क में सहसा मोनोइम्यूनो ऑक्सीडेज नामक रसायन कम हो जाने से सेरोटोनिन नामक रसायन बढ़ गया है और स्नायु पथों पर अवसाद गहरा उठा है। हमें इस पतवे से भी संतोष नहीं हो सकता कि यह आदमी उस विलासी वर्ग का प्रतिनिधि है जिसके रोने तक का कोई अर्थ नहीं होता। क्या हम इसके रोने का संबंध उस जबानी जमा खर्च से जोड़ जो बेबी और इसके बीच कल शाम हुआ? ऐसा था तो वह तुरंत ही किसी कोने ओने में छिपकर क्यों न रोने लगा। फुर्सत से रोने में विश्वास है क्या इसे? क्या यह इसलिए रो रहा है कि रात इसने अंट संट सपना देखा और अंट संट की ऐसी कोई व्याख्या नहीं जो स्वयं अंट संट न हो? क्या यह इसलिए रो रहा है कि इसके मानस में कबाड़ बहुत है और जैसा कि इसने मनोचिकित्सक से कहा ऐसा कबाड़ उठाकर फेंक देना हमारे बस में नहीं होता। हद से हद हम उसे अनुपयोगी ठहरा सकते हैं। दिक्कत यह है कि अनुपयोगी ठहरा दें तो मानस भयावह रूप से खाली खाली प्रतीत होने लगता है। क्या इसलिए रो रहा है कि इसे सहसा अपने पिता की याद हो आई? आंसू बहाकर यह उन वसु स्वरूप का तर्पण कर रहा है यहाँ। क्या यह इसलिए रो रहा है कि कुछ लोग उड़ सकने की कामना लेकर पैदा होते हैं और जब ये उड़ने का दुस्साहस कर रहे होते हैं, कई लोग बाल बच्चों समेत नीचे मेला सा लगाए होते हैं। जब ये तमाशाई उत्सुक आशंकित आंखें ऊपर उठाए होते हैं, इनके नाकों वाले बच्चे अपने अंगूठे चूसते हैं और उस उड़ने वाले को नहीं अपने माँ बाप को देखती हुई आंखों को ही देखते रहते हैं। उड़ने वाला उड़ा था कि नहीं इस पर विवाद ही रहता है और किसी के उड़ने अथवा न उड़ने से कुल मिलाकर उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो जमीन पर पांव रख रख कर चलने के लिए अभिशप्त रखे जाते हैं। क्या यह आनुवंशिकी विज्ञान का स्मरण करके रो रहा है? इसलिए रो रहा है कि शायद उल्टी हथेली की आड़ से हंसने जाने का भी जिन होता है। इसलिए रो रहा है कि आनुवंशिकी के प्रति इसने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया। घर का जोगी गोत्र की मारगाठ ध्यायी शाखा की बगड़गांव माँ को आगे बढ़ा सकने वाले न जाने कितने शुक्राण इसने व्यर्थ कर दिए। क्या सहसा इसे यह बोध हुआ है कि वही 3 पीढ़ियों द्वारा कुछ तिल जल लेकर दक्षिणाभिमुख होकर पितृ तीर्थ से स्मरण किया जाना है, शेष प्रवंचना है। ग्राम विद्या की परिवार गाथा का पात्र होना क्या इसे टाइम के आवरण पर छाप दिए जाने से अधिक सार्थक मालूम होने लगता है? क्या इसे यह सोच सोच कर रोना आ रहा है शायद मेरे पिता के कहने भी मारगाट पड़ती होगी? क्या इसके रोदन का कारण सांस्कृतिक है? हजारों वर्ष की कृषक संस्कृति की धूल इसके औद्योगिक संस्कृति वाली आंखों में किरकिरी बनकर गिर पड़ी है? क्या यह धन और उपयोग की आधुनिकता से दुखी हो उठा है? इस बात से और भी कि जितना कि वह उसे अपनी फिल्मों में कोस रहा है उतना ही अधिक धन और उपभोग का अवसर प्राप्त हो रहा है उसे। कहीं इसके रोने का कारण राजनीतिक तो नहीं? यह कहीं इसलिए तो नहीं रो रहा कि रीगन अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया गया है, माओ चाओ के वंशजों में बंटवारा हो गया है, पोलैंड में झंझट हो रहा है और भारत सरकार ने भारतीय गरीबों की गाढ़ी कमाई का एक हिस्सा भारतीय गरीबों पर फिल्म बनाने के लिए डीडी को दे दिया है और यह बात डीडी जैसे ही एक लड़के को सख्त नागवार गुजरी है। शांत सुरम में मंदिरों के इस कस्बे में सुबह सुबह 60 वेव पर आते संसार के समाचार कहीं इसे मार्सिया जैसे ही तो नहीं सुनाई पड़े कि सुनकर रो उठा। ऐसा तो नहीं कि अपनी प्रस्तावित फिल्म की पटकथा से इस मुद्दे से दुखी होकर रो रहा है कि बच्चा देवी या भविष्य है और अधेड़ देवी दत्त अतीत। अगर भविष्य का एक नाम सबकी सब तरह की स्वाधीनता है तो क्या उसका दूसरा नाम कपोल कल्पना है? कहीं इस रोने की जड़ से यह प्रेम पहेली तो नहीं कि अगर स्वाधीनता इसलिए चाहिए कि प्रेम हो सके और प्रेम तभी होता है जब प्रतिबद्धता हो, तो स्वाधीनता का क्या होता है और प्रेम का क्या बनता है? स्वार्थ और स्वाधीनता में क्या अंतर है? प्रतिबद्धता और पराधीनता में कैसे भेद करें? विवेक को कायरता के अतिरिक्त कोई कैसे नाम दे? क्या ऐसे प्रश्न इसे रुला रहे हैं?
मुझे इसमें संदेह ही है। इस तरह के प्रश्न अकेले में बैठकर अपने से करना और रोना सहज मानवीय वृत्ति नहीं है। इस तरह के प्रश्न दूसरे के सामने अपने से किए जाते हैं और दूसरा शिवोशिव या पुअर डियर जैसे उद्गार प्रकट करता है और पहला गहन निश्वास छोड़ता है। अनुकूल परिस्थितियों में इस निश्वास और उस उद्गार के आदान प्रदान के बाद जो व्यापार होता है उसे भी प्यार कहा जाता रहा है। ऐसा प्यार कहता है कि सच संसार बहुत क्रूर है, पर कोई बात नहीं, तू उसे छोड़कर मुझ में आ जा। मैं स्वयं भरा पूरा सदैव सुखद संसार हूँ। दो बाहों के बीच घेरे को सृष्टि का घेरा मान लेने में आगे चलकर बौद्धिक क्लेश होता है और सारी सृष्टि में वही दो बाहें देखने का यत्न व्यक्ति अनुपयोगी कबाड़ बनने का न्यूनतम लक्षण समझा जा सकता है। कहीं यह आदमी इसी वजह से तो नहीं रो रहा है? यह आदमी रो रहा है मेरे आप शुद्धजनों के लिए संभव नहीं किसी से कुछ पूछने, इससे पुचकारने का गौरवपन करे। स्वयं इसे हमारी ऐसी चेष्टा दिष्टता मालूम होगी। हम कुछ होने की प्रतीक्षा में मुक्त चिंतन करने के लिए स्वतंत्र क्यों अभिशप्त हैं। यह इस चट्टान पर बैठकर रोने के अतिरिक्त जो कुछ करने आया है करे, अथवा गुलनार इससे जो भी संवाद करना चाहती है आकर करे, तो गवार लोगों की भाषा में पाप कटे। जब तक पाप नहीं करता तब तक क्या हम इसके आरंभिक कहानियों में इस रुदन का कारण खोजें? कहीं यह इसलिए तो नहीं रो रहा कि दादाजी लोग अंगुली पकड़कर चलने वाले बच्चों में हर चीज का नाम जानने, हर जिज्ञासा का तुरंत समाधान पाने का संस्कार डालकर घोर कुर्ता करते आए हैं। दादाजी निश्चय ही भगवान नहीं होते। भगवान को दादाजी के रूप में प्रस्तुत होने की फुर्सत नहीं मिलती। अपनी ही उंगली पकड़कर चलने, अपने से ही पूछने ओका चीजों छो और दाढ़ी खुजलाते हुए जवाब देने की भाव। एक दिलचस्प पहेली का पूर्वाभास मिलता है हमें डीडी की इस कथा में, और हर दिलचस्प पहेली की तरह यह भी अंतोतगत्वा दुखद है। पहेली इस प्रकार है, अगर दादाजी दादाजी हैं, भगवान नहीं, तो उन्हें हम पर दादागिरी करने का क्या अधिकार है? हमारा नारा यही हो सकता है कि दादाजी की ऐसी की तैसी। अगर भगवान स्वयं है और कुछ नहीं दादाजी का ही विराट रूप है, तो हम उसकी विराट की ऐसी की तैसी के अतिरिक्त कुछ बोल सकते हैं क्या? अगर वह हमारा जैसा ही है तो दादागिरी क्यों करता है? अगर हमारा जैसा नहीं है तो उससे पूछा जाए, तुझे यह क्या बेहुदा मजाक सूझा कि हमें अपने से अलग बनाया और कहा जाओ प्रेम करो मुझसे और एक दूसरे से। जब शुरुआत ही अलगाव से हुई तब प्रेम कैसे हो सकता है भला? क्या यह आदमी बैठ शिला पर यही सब सोचते हुए नयन भिगो रहा है? या कहीं यह इसलिए तो नहीं रो रहा कि इसे अपनी ही एक और कहानी याद आ गई है, जिसमें एक अल्लड़ लड़की सीधे से सीधे साफ से साफ सवाल का उत्तर देती है, कसब अर्थात क्या जाने, बहुत ही विनोदी सा, चुनौती भरा सा क्या जाने। इस कहानी की याद आने पर इसे बोध हुआ कि परम सत्ता दादाजी नहीं, एक अल्लड़ कन्या है। खड़ी है बायां पाँव दाएं पाँव के जरा सा आगे और उधर निकालकर, धरा से तनिक सा ऊपर उठाकर। हर जिज्ञासा का उसके पास एक ही असमंजसप्रद समाधान है, कसब। उसके कसब उचारते मुस्कुराते होठों में ही नहीं, अंग प्रत्यंग में अनंत चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों से भी परे है वह चुनौती जो धरा से तनिक ऊपर लहराते उसके बाएं पाँव के अंगूठे में है। व्यक्तिगत रूप से मैं चाहूँगा कि यह लाटा अपनी कल्पना के बाएं पाँव के अंगूठे का स्मरण करते हुए रो रहा हो, यह सोच कर रो रहा हो कि इस अंगूठे से ऊपर भी बहुत कुछ था, काम में था, भोग था, किंतु वह उस लहराते अंगूठे को वैसे ही देखता रह गया जैसे चक्षुश्रवा देखता है बीन को। पंडिताओं परिहासों में भी पसंद नापसंद का प्रश्न उठता है, और मुझे यही परिहास अधिक ग्राह्य है इस वृद्धावस्था में। यूँ शुद्धजन स्वतंत्र है मेरे लिए लोलिटा कॉम्प्लेक्स को ही नहीं, सारी कहानी को अस्वीकार करते हुए, ऐसा जो थोड़ी कहने के लिए एक लड़के और एक लड़की के प्रेम की पहले लिखी जा चुकी कहानी अपने ढंग से फिर लिख देने के लिए, वैसे ही जैसे मैंने यहाँ इस बंगले में अकेले बैठे बैठे लिख दी है। जब तक हम एक दूसरे के मुँह से यह कहानी सुनने को और ऐसा जो थोड़ी कहकर फिर अपने ढंग से सुनने को तैयार हैं, तब तक प्रेम के भविष्य के बारे में कुछ आशावान रहा जा सकेगा। हमारा नायक रोते रोते उठ खड़ा हुआ है। इस बीच दोनों हाथ सूर्य की ओर पसारे खड़ा है वह निर्भय, बाहर को निकली हुई एक चट्टान पर। वह चाहता है कि शॉट यहाँ फ्रीज कर दिया जाए। उसे पता नहीं गुलनार उसके ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई है। उसे चिंता है इस नायक की, या अगर गुलनार पर भावुकता का आरोप करना ही न हो तो कहूँ उसे चिंता है एक फिल्म की जो इस नायक को बनानी है। फिल्म बनाने की दृष्टि से उसका यूँ रो लेना जितना वांछित है, उड़ जाना उतना ही अवांछनीय। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।